तो स्वागत है आपका हमारे एफएम पे 99.999999999999 एफएम। और आज की जो फरमाइश है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। एंड ये फरमाइश आई है आई तो नहीं है बट ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है कभी ठीक है। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, तो बहुत ही गंदे से जोक से आगे बढ़ते हुए, इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू कम अक्रॉस द लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑफ द एनिमल किंगडम। तो तुमने ऐसे मतलब देखे कई सारे ऑर्गेनिज्म, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई एक सेल का बना था यूनिसेलुलर एंड कोई बहुत सारे सेल्स का बना था। तो यूनिसेलुलर वाले जो होते हैं यार, उनका एक ही सेल होता है तो सारे फंक्शन वही करता है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, सब एक सेल सिंगल सेल परफॉर्म करता है ना। आत्मनिर्भर, असली आत्मनिर्भर है ना। तो in a complex body of a multicellular animals, some basic functions are carried out by the different group of cells in a very organized manner. पर जो मल्टीसेलुलर होते हैं, अब उनके पास बहुत सारे सेल हैं, तो वो सेल को ऑर्गेनाइज कर, भाई तुम ये करो, तुम डाइजेशन करो, तुम रेस्पिरेशन करो, तुम ऐसे उन्होंने ना बना रखे हैं, केबिन्स बना रखे हैं ना, ऑफिसेज बना रखे हैं, उसमें सब अपने अपने केबिन में अपना अपना काम कर रहे होते हैं, तो वो सब चल रहा होता है ढंग से। सो द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी 1000। तो अब यार देखो, ये एक्चुअली सीधे अब मल्टी सेलुलर पे नहीं आना चाहते, तो पहले इन्होंने यूनिसेलुलर की बात की, अब ये थोड़ा सा ऊपर उठे हैं, हाइड्रा की बात कर रहे हैं जिसमें कुछ टिश्यूज़ होते हैं सिर्फ। सो वो कह रहे हैं कि उसमें क्या होते हैं, कई सारे टिश्यूज़ होते हैं, मतलब 1000 तक के हो सकते हैं, एक टिश्यू का मतलब 1000 सेल हो सकते हैं। तो वो अपना कुछ एक फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म को। सो द ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज ऑफ, हम पर बिलियंस ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। ठीक है, तो हम बहुत सारे फंक्शन कर सकते हैं एंड अलग अलग, क्योंकि हमारे पास इतने सारे सेल हैं तो हम अपना लेबर को अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं, जितना हमारा काम है उसको अच्छे से हम डिवाइड कर सकते हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो। हाउ डू दीज सेल्स ऑफ द बॉडी वर्क टू, ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म द स्पेसिफिक वर्क। तो कैसे काम करते हैं, बहुत ग्रुप, एक सिमिलर सेल्स, जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, पूरा एक जो साथ साथ एक जैसे दिखते हैं, वो सब एक ग्रुप बनाकर मिलके काम कर रहे होते हैं। अलॉन्ग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, उनके बीच में जो कुछ भी सब्सटेंस है वो भी उनका स्पेसिफिक फंक्शन रहता है। तो मतलब वो सब मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। तो हम इसको टिश्यू कहते हैं ना। सेल्स को मिलाकर क्या बोलते हो तुम, ये पढ़ा होगा ना बचपन में, सेल्स होता है, फिर सेल्स से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू, है ना। टिश्यू से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो हाँ, वैसे मैं बताना भूल गया कि देखो इस चैप्टर में क्या क्या, मतलब इस वीडियो में क्या क्या कवर कर रहा हूँ मैं। ये पूरी एनसीईआरटी पहले तो कवर करूँगा, सिवाय फ्रॉग के। फ्रॉग नहीं फ्रॉग करूँगा इसे मैं, कॉकरोच के। कॉकरोच पे मैंने अलग से वीडियो बना दिया। क्यों बना दिया, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नीट में। एंड रही बात कॉकरोच की, सॉरी फ्रॉग की, एंड व्हाट वाज दैट अदर गाय, अर्थवॉर्म। हाँ, अर्थवॉर्म और फ्रॉग पर मैं इसी वीडियो में उसे कवर कर दूंगा। उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ज़्यादा इतने अच्छे तरीके से मतलब उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आने के चांस कम रहते हैं, बट भाई किस्मत कब ख़राब हो जाए तो इसलिए पढ़ लेते हैं ना, शायद पता चला उसी से क्वेश्चन आ जाएगी। आई थिंक 2017 में आया भी था ये क्वेश्चन, फ्रॉग या फ्रॉग से आया था आई गेस। सो इसलिए ना उसको कर लेते हैं इसी वीडियो में। एंड कॉकरोच पे अलग वीडियो तो बना ही दिया मैंने। ठीक है, वो बहुत बढ़िया वीडियो है, अगर आपको डाउट है हल्का सा भी तो उसको जाके देख सकते हैं आप। तो हाँ, कंटिन्यू करते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, जैसे हमारे जो सेल्स होते हैं वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, सेल्स बनाते हैं मतलब सेल्स जो होते हैं हमारे, बस सेल होते हैं, हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल है। बहुत सारे सेल जब मिल जाते हैं तो हम उसे टिश्यू कहते हैं। देखो, एक टिश्यू जो फंक्शन प्रोवाइड कर सकता है ना, वो एक सेल तुम्हें कभी नहीं करके देगा, और एक ऑर्गन जो कर सकता है वो एक टिश्यू नहीं कर सकता कभी, एंड एक जो ऑर्गन सिस्टम कर सकता है ना, वो तो इनमें से कोई नहीं कर सकता। मतलब इन सबका सहयोग, इन सबका साथ ज़रूरी है, साथ निभाना साथिया हो जाता है यहाँ पर। मतलब कि जैसे मैं तुमको कहूँ कि कोई भी सिक्रीशन होता है, जैसे मतलब सेल यूनिसेलुलर ग्लैंड्स भी होते हैं, वो अपना एक पर्टिकुलर सिक्रीशन करते हैं, बट कुछ कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कभी भी, जैसे मान लो तुम हाथ से तुम चिप्स का पैकेट उठा रहे हो, है ना, बहुत ही बेसिक सा काम है, मतलब तुम मूवमेंट कर रहे हो, लोकोमोशन कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, एक्चुअली ये लोकोमोशन नहीं है। लोकोमोशन मतलब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, खैर जो भी है। तो यहाँ पे तुम मूवमेंट कर रहे हो, तो जो मूवमेंट कर रहे हो इसमें क्या, अगर तुम्हारा एक सेल के होते तुम ये चिप्स का पैकेट उठा पाते, नहीं उठा पाते ना। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि एक सेल जो अकेला नहीं कर पाता है वो बंच ऑफ सेल मिलकर कर लेता है ना। तो वही चीज़ है, सच एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड टिश्यू। तो टिश्यू मिलकर भी एक्चुअली चिप्स का पैकेट नहीं उठा पाएंगे, बट
तुम टिश्यू मिलके तुम्हारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम, ये काम जरूर कर लेगा। सो यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट, अच्छा हाँ, जितने भी हमारे जो भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं वो सिर्फ 4 बेसिक टिश्यू के बने हैं। मतलब सोचो इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी, ये वो पता नहीं क्या क्या है इस शरीर में, इसको पढ़ने के लिए लोग एमबीबीएस करते हैं 5.5 ईयर्स, मतलब पता नहीं क्या। तो लेकिन ये जो इतना भयानक सा शरीर है, भयानक है यार अंदर से, तो ये जो है इसके सिर्फ 4 बेसिक टिश्यू से बना है। मतलब तुम्हारी पूरी बॉडी में से इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो 4 बेसिक टिश्यू हैं, अगर ये आज तुमने पढ़ लिए, तुमको फिर एमबीबीएस नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे टिश्यूज हैं, ये तुम्हारा एपिथेलियम यहाँ पे लिखा है, एपिथेलियम कनेक्टिव मस्कुलर न्यूरल। क्या क्या? एपिथेलियम कनेक्टिव मस्कुलर न्यूरल। खत्म खत्म भाई खत्म, ह्यूमन खत्म, तुम समझ गए सब। दिस टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज इन अ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में ये लोग ऑर्गेनाइज रहते हैं। जैसे स्टमक में स्टमक हो गया तुम्हारा, लंग्स हो गया तुम्हारा, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, है ना। तो इसमें अलग अलग तरीके का स्पेसिफिकेशंस होंगे तुम्हारे सेल्स में, है ना, तुम्हारे टिश्यूज़ में अलग अलग प्रोपोर्शन होगा। जैसे हार्ट में मस्कुलर टिश्यूज ज़्यादा मिलेंगे तुम्हें, है ना, मस्कुलर टिश्यू तुम्हें ज़्यादा मिलेंगे, यही चीज़ है, ठीक है। तो व्हेन 2 और मोर ऑर्गन परफॉर्म कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन, दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो तुम्हें ऑर्गन सिस्टम पता है क्या होता है, डेफिनेशन भी देख लो, है ना। फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन बाय टुगेदर मतलब जब व्हेन 2 और मोर ऑर्गन, जब कई सारे ऑर्गन मिलते हैं, वही ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। खैर, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया तुम्हारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, है ना। अब मैं एक एल्वोलाई से बोलूँ सांस लेके दिखाओ, ले पाएगी? नहीं ले पाएगी यार, वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं सारी एल्वोलाई हटा दूँ तुम्हारी बॉडी से, तो वो कुछ कर सकते हैं? नहीं। एल्वोलाई है क्या? कुछ नहीं है, बंच ऑफ टिश्यू ही है, बंच ऑफ सेल्स ही है, टिश्यू ही है वो एक तरीके से, है ना। तो एक एल्वोलाई कभी कभी भी अपना वो जो काम नहीं कर सकती रेस्पिरेशन वाला, उसके लिए सब कुछ का होना ज़रूरी है ना। तुम्हारे ट्रैकिया में अलग टाइप के टिश्यू हैं, तुम्हारे एल्वोलाई में अलग टाइप के टिश्यू हैं, है ना। तो वो सब जब मिल जाते हैं, उनके इंटरेक्शन से ही वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म हो सकता है रेस्पिरेशन का। तो वो चीज़ समझ आनी चाहिए तुमको, तभी तुम्हें ब्यूटी पता चलेगी इस चीज़ की। तो सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे दैट एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर। तो थोड़ा डिवीजन ऑफ लेबर भी यहाँ पे हमें दिख रहा है, एंड कंट्रीब्यूट टू सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल। डिवीजन ऑफ लेबर कैसे यार? जब एक सेल सारे काम कर रहा है, एक सेल ही तुम्हारा एक्सक्रीशन कर रहा है, एक ही सेल सब कुछ कर रहा है, तो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है ना। तो हम बहुत सारे सेल, तो डिवीजन ऑफ लेबर है, काम खत्म। एनिमल टिश्यू बता दिया। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। तो सेल का स्ट्रक्चर भी वेरी करता है उनके फंक्शन के बेसिस पे। देयरफॉर टिश्यू आर डिफरेंट और ब्रॉडली क्लासिफाइड। ब्रॉडली क्लासिफिकेशन सही है, इस पर भी और बहुत सारे और ज़्यादा इस पर क्या बोलते हैं उसे, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। खैर, एपिथेलियल टिश्यू की पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद कनेक्टिव, फिर मस्कुलर, न्यूरल। सिंपल, चैप्टर खत्म। यही इतना ही है इस चैप्टर में, मेनली दो, फिर फ्रॉग है और अर्थवॉर्म, ठीक है, इस वीडियो में। और कॉकरोच का लिए अलग वीडियो, क्योंकि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलो, एपिथेलियल टिश्यू। We commonly refer to epithelial tissue as epithelium. Plural में क्या करोगे? Epithelia. The tissue has a free surface which faces either the body fluids को face करेगा या तो outside environment को face करेगा, epithelium का। And it provides the covering and the lining of the some parts of the body. ये covering और lining का mainly इनका function रहता है। The cell are compactly packed. एकदम चिपका के सेल को पैक कर रखा है। बहुत कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स देखो नाम में छुपा है, काम इंटरसेलुलर, सेल्स के बीच में जो कुछ भी है ना, जो कुछ भी है सेल्स के बीच में, सब इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, काम खत्म, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, नेमली सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। तो सिंपल होते हैं एंड कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड वाले को स्ट्रेटिफाइड भी कहते हैं कुछ लोग, है ना, तो उस वर्ड से डरो मत, वही एक ही चीज़ है। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर। सिंपल एपिथेलियम तुम्हारा सिंगल लेयर का होता है, एंड कंपाउंड एपिथेलियल तुम्हारा मल्टीपल लेयर होता है। यही डिफरेंस होता है मेनली। तो अच्छा, एक बार एक छोटी सी फोटो है वो देख लो तो तुमको समझ आ जाएगा। ये देखो, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम देखो, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड या फिर कंपाउंड, है ना, 2 टाइप के होते हैं मेनली, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। अब इनमें स्पेसिफिकेशंस होते हैं, मतलब एक सिंपल स्क्वामस मिल जाएगा, सिमिलरली तुमको स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस मिल जाएगा। एक सिंपल क्यूबॉइडल मिल जाएगा, सिमिलरली तुमको स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल मिल जाएगा। तुमको एक सिंपल कॉलमनार मिल जाएगा, सिमिलरली तुमको स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार मिल जाएगा। तो सब में है सब, लेकिन बस ये है कि कुछ सिंपल होते हैं, कुछ स्ट्रेटिफाइड होते हैं। तुम जब देख के डायग्राम समझ गए होगे। स्ट्रेटिफाइड मतलब मैनी लेयर्स, सेम चीज़ की बहुत सारी लेयर। जैसे सिंपल क्यूबॉइडल के मैं लेयर पे लेयर लगा दूं तो मुझे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल मिल जाएगा। मैं सिंपल कॉलमनार की लेयर पे लेयर लगा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार। तो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे तुमको सीलिया विलिया भी दिख रहे होंगे, क्या छोड़ो, तो ये तुम्हें समझ आ ही गया। जैसे स्क्वामस है, सिंपल स्क्वामस, है ना, ये है, इसमें एक लेयर है सिर्फ, है ना। इसमें देखो लेकिन भरी पड़ी है ना। ये तुम्हारा स्किन का रहता है, ये तुम्हारा जैसे एल्वोलाई पे रहता है,
तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल होता है, वहाँ पे भी स्क्वामस ही है, वहाँ पे भी स्क्वामस ही है, बस सिंपल और स्ट्रेटिफाइड का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें समझ आ गई तो तुम्हें सब समझ आ गया फिर, बहुत ईजी है। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर एंड द फंक्शन लाइक लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज करेगा, डक्ट्स एंड ट्यूब्स की लाइनिंग। अच्छा, इसमें जो येलो मार्क्ड है वो इंपॉर्टेंट है, ब्लू मार्क्ड और इंपॉर्टेंट है, ग्रीन मार्क्ड PYQ में आ रखा है, ठीक है, तो उसको ध्यान से देख लेना क्योंकि रिपीट होने के चांसेस होते हैं। द कंपाउंड ऑफ एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर हैज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन आवर स्किन। वही कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है, उसके दो या ज़्यादा, उससे मतलब दो से दो ज़्यादा ही होंगे ऑब्वियसली कुछ बहुत सारी लेयर्स होती हैं एंड उनका प्रोटेक्टिव सा फंक्शन होता है हमारी, मतलब जो हमारी स्किन है वही क्या फंक्शन है स्किन का, प्रोटेक्शन ही तो है। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन द सेल्स सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार। यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है सिंपल एपिथेलियम, लेकिन तुमको पता है मन ही मन में कंपाउंड एपिथेलियम के भी यही डिविजन्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, बट थोड़ा वहाँ पे बस बहुत सारी लेयर है, सेम चीज़ की बहुत सारी लेयर हैं। जैसे यहाँ पे देखो इन लोगों ने दे रखा है क्यूबॉइडल, ये तुम्हारा बी वाला क्यूबॉइडल है ना, तो इसी के ऊपर एक लेयर लगा दूँ मैं, एक और लेयर लगा दूँ, एक और लेयर लगा दूँ, एक और लेयर लगा दूँ, तो ये बन जाएगा तुम्हारा कंपाउंड कॉलमनार क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पे ये तुम्हें दिख रहा है स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस, क्या नाम हो जाएगा इसका पूरा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, समझ रहे हो, ये क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, गॉट इट। तो तुम समझ गए होगे। द स्क्वामस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विद इरेगुलर बाउंड्रीज, ठीक है, एंड दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। इनकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ग्रीन किया ना, मतलब क्वेश्चन आया है, तो वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स से मिल जाएगा। ब्लड वेसल्स जो होती हैं तुम्हारी, उनकी वॉल पे क्या मिलते हैं, यही एक सिंगल लेयर होती है इनकी, है ना। तो और क्या मिल जाएगा, एंड दे आर इन्वॉल्व इन द फंक्शंस एंड एयर सैक्स, हाँ एयर सैक्स ऑफ लंग, यहाँ पे एक्चुअली एल्वेलाई की बात कर रहे हैं अलग शब्दों में, एयर सैक्स वही है, एंड आर इन्वॉल्व इन द फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। अब यार देखो, और क्या ही करेंगे ये, मतलब प्रोटेक्शन थोड़ी ना करेंगे, पतले से हैं, क्या कर लेंगे ज़िंदगी में, कुछ नहीं कर सकते, बस चीज़ों को आर पार जाने देंगे। आओ भैया, मतलब हमको जहाँ एक्सचेंज चाहिए हम वहाँ इनको लगा देते हैं। ये देखो ऐसे दिखते हैं, ये न्यूक्लियस बना दूँ, येलो न्यूक्लियस बना दिया, नाराज मत हो। अब जैसे कोई भी यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है तो ये इसके थ्रू पास हो सकता है ना, एक सेल के थ्रू भी पास हो सकता है ना, कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं एक सेल के थ्रू भी कुछ चीज़ें पास कर सकती हैं, तो इस तरीके से ये बहुत आसानी से पास हो सकता है। अब मैं यहाँ पे हज़ारों लेयर लगा दूंगा तो कैसे पास करोगे चीज़ें, मतलब मुश्किल है, नहीं कर सकते पास, बट एक लेयर पे तो बहुत आराम से पास करेगा। तो हम इस चीज़ को वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ हमें एक्सचेंज करवाना है, जैसे कि हमारे एल्वेलाई में, वहाँ पे हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कराना है, सिंपल। क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल, ये भी सेम है, सिंगल लेयर है, बस क्यूब लाइक हो जाएगा, है ना। अब यहीं पे मैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल बोल दूँ तो क्या हो जाएगा, या फिर कंपाउंड क्यूबॉइडल बोल दूँ क्या हो जाएगा, तो मैनी लेयर्स हो जाएगा। दिस इज कॉमनली फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। तो ये तुम्हें पोजीशन बहुत ढंग से देखो प्रीवियस ईयर में पूछी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम तुम्हें डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में मिल जाएगा, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में मिल जाएगा, ठीक है, एंड इट मेन फंक्शन इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में तुम्हारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम इन्वॉल्व रहता है, किसमें, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो ये तुम्हें याद रखना है। एपिथेलियम ऑफ द PCT ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या होता है, कुछ नहीं यार, बस ये विलाय होते हैं, सेल का जो सरफेस है ऐसे ही इनफोल्डिंग्स बना लेता है, एंड इस पे भी छोटे छोटे ऐसे ही स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड तुमको इसका रीजन भी मोस्ट प्रोबेबली पता होगा, नहीं पता तो सरफेस एरिया यार। तुम खुद ही सोचो ना, ये जैसे एक अगर मैं यही धागा है, मान लो ये धागा है, एंड उसको ऐसे ऐसे रख दिया है, अभी मैं इसको सीधे कर दूँ, मान लो ऐसे रख दिया है, ठीक है, अभी मैं इसको सीधे रख दूँ तो ये लगभग इतना लंबा होगा, सेम धागा इतना लंबा, तो कौन ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, ये ज़्यादा नीचे वाला ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है ना, क्योंकि इतना लंबा हो गया। तो हम बॉडी को ना कॉम्पैक्ट और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ये कॉम्पैक्ट कम स्पेस में उतना ही सरफेस एरिया दे रहा है जितना ये ज़्यादा स्पेस में, तो ये बेटर है क्योंकि कम स्पेस में दे रहा है, तो इसलिए हमारा ये सब रहता है ताकि कम स्पेस में ज़्यादा काम हो सके। तो द कॉलमनार एपिथेलियल इज द कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल सिलेंडर सेल्स एंड द न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, ये तुम्हें याद रखना है। फ्री सरफेस में आप माइक्रोविलाई, इनके पास भी माइक्रोविलाई होते हैं, यानी कि माइक्रोविलाई दो लोगों के पास होते हैं, या तो क्यूबॉइडल के पास होंगे या तो कॉलमनार के पास होंगे। स्क्वामस के पास माइक्रोविलाई का कोई जिक्र नहीं हुआ है। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक में लाइनिंग, इंटेस्टाइन की लाइनिंग, देखो जहाँ सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम है वहीं मिलेंगे, और कहाँ ही मिलेंगे यार, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, स्टमक में सिक्रीशन हो रहा होता है, वो क्या बोल रहा हूँ, जूसेस वगैरह का, है ना। दे हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इफ द कॉलमनार एंड क्यूबॉइडल सेल्स बियर सीलिया ऑन देयर सरफेस, तो उनको हम सीलिएटेड कहेंगे यार, बेसिक सी बात है, सीलिएटेड मतलब सीलिया है, सीलिएटेड एपिथेलियम।
नाम में काम छुपा रहता है बायो में है भाई हर चीज़ के। देयर आर द फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब ये कैसे होता है? कुछ नहीं, सिंपल है। जैसे देखो, ये तुम्हारे एपिथेलिया ना ऐसे ऐसे थोड़ा मान लो लेफ्ट साइड पे झुके हुए हैं, एंड यहाँ पे ऐसे म्यूकस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सब के सब एक साथ आगे 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 को बेंड हो जाएंगे, है ना। कुछ ऐसा सीन देखने को मिलेगा। ये सब के सब आगे बेंड हो जाएंगे, तुम्हारा म्यूकस आगे मूव कर चुका होगा, समझ रहे हो। ये फिर पीछे जाएंगे, फिर आगे बेंड करेंगे, इस तरीके से इसको धक्का दे रहे होते हैं, ठीक है। इसका तुम एनिमेटेड फुटेज देख सकते हो, इंटरनेट पे मिल जाएगा। So their function is move particle in a specific direction. However, they are mainly present in the inner surface of the hollow organs like bronchioles and fallopian tubes. अब देखो, fallopian tube में तुम्हारा ओवम जब निकलता है ओवरी से, तो उसको कौन गाइड करता है बताओ? कौन रास्ता दिखाएगा उस हुस्न परी को? तो वो परी को रास्ता दिखाता है हमारा सीलिया, है ना। तो थैंक्स टू सीलिया कि फर्टिलाइजेशन हो पाता है एंड वो सही जगह पे पहुंच पाता है सही टाइम पे। ब्रोंकियोल्स में अब क्यों जरूरत है? ब्रोंकियोल्स में म्यूकस होता है यार। ये जो करते रहते हो तुम, यहाँ तक तुम्हारे गले तक म्यूकस कौन लेकर आया? सीलिया ही तो लेकर आया। ट्रैकिया से खींच के ऊपर ले आओ, ऊपर ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो। सब लोग मेरे बोलने पे धक्का देंगे, धक्का दो। ऐसे ये लोग बात करते होंगे ना, मतलब सब कोऑर्डिनेशन में काम हो रहा होता है ना, एक साथ नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए ऐसे ही सब लोग मिलकर अपना काम कर रहे होते हैं। तो some of the columnar and the cuboidal cell get specialized for secretion। कुछ ऐसा स्पेसिफिकेशंस हो जाती है उनके सेल में, कुछ ऐसे चीज़ें बनाने लगेंगे, है ना। उनका जो भी सेल है, तो वो जो सेल है वो कुछ ऐसी चीज़ें बनाने लगेगा, तो हम उन्हें ग्लैंड कहने लगते हैं। सम ऑफ द columnar and the cuboidal cells आर, देखो ध्यान देना, columnar and the cuboidal ही मेंशन हुआ है। दे गेट स्पेशलाइज फॉर द सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर। बस स्पेशलाइज हो गया यार उनका ना, सेल के अंदर जो गोल्गी बॉडी वगैरह थे सब एकदम बोले आप तो नया कुछ नया करना है हमको ज़िंदगी में, तो वो ज़िंदगी में कुछ नया करने के चक्कर में ग्लैंड्स बन गए, है ना। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के ग्लैंड होते हैं। एक यूनिसेलुलर होते हैं एंड यूनिसेलुलर दे कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स। ग्लोबुलेट सेल इसका एग्जांपल है, जो कि तुम्हारे एलिमेंट्री कैनाल में होता है, म्यूकस वगैरह सिक्रेट कर रहा होता है। तो इसका काम क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, एक ग्लैंड है। ये देखो यहाँ पे यूनिसेलुलर ग्लैंड, कितना प्यारा डायग्राम दे रखा है यार एनसीईआरटी ने। ये देखो छोटा सा ग्लैंड है, यहाँ पे इतना सा इसने सब सिक्रेट करके मिलके अपना ये बना दिया गोबर, ठीक है। अब ये जो गोबर है यहाँ से निकल, मतलब म्यूकस है यहाँ से निकल जाएगा और निकल जाएगा अपना जहाँ पे ये देखो सीलिया वीलिया लगे हैं सब यहाँ पे, अच्छा फ्लो जो भी खाने के साथ मिक्स विक्स करने के लिए, फ्लो वो देने के लिए जो भी इसका काम है करेगा। तो ये बहुत सही चीज़ है ना। अब देखो मल्टी सेलुलर कुछ होते हैं तुम्हारे ग्लैंड्स एंड दे कंसिस्ट ऑफ द क्लस्टर ऑफ सेल्स, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, वहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक सेल है, एक सेल, एक सेल यहाँ पे, एक सेल यहाँ पे, एक सेल, एक सेल, एक सेल, एक सेल, सब मिल के ये सब सिक्रेट कर रहे हैं ना। वही चीज़ है मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ द पोरिंग द सिक्रेशन, ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ग्लैंड को, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एक्सो मतलब क्या होता है? एक्सो बोले तो बाहर, एंडो बोले तो अंदर, ठीक है। तो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन तुम्हें अब इसी से समझ आ जाएगा। एक्सोक्राइन क्या होता है? देख सिक्रेट म्यूकस, देखो म्यूकस कहाँ सिक्रेट होता है? तुम्हारे एलिमेंट्री कैनाल या तो अंदर साइड में हो रहा होता है ना। एंड सलाइवा का सिक्रेट होता है, मुंह में हो रहा होता है वो भी। ईयर वैक्स भी तुम्हारा कान पे है ना, बाहरी साइड, है ना, मतलब एयर से एटलीस्ट टच में रहता है। ऑयल का भी सिक्रेशन तुम्हारे स्किन के ऊपर हो रहा होता है, मिल्क वगैरह, है ना। एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन तुम्हारे पेट में हो रहा होता है एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स। ये डक्ट्स और ट्यूब्स का यहाँ पे यूज़ करते हैं क्योंकि यार इनको ग्लैंड्स कहाँ पर है, मतलब जहाँ पे उनको एग्जैक्टली पोजिशनिंग जहाँ पे करनी है वहाँ पर ठीक से उनको पहुँचाना पड़ेगा ना, डक्ट के थ्रू वहाँ पर तुम्हें सिक्रेट करना पड़ेगा ना, तो इसलिए इनको डक्ट लगेगी। इन कॉन्ट्रास्ट टू एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या रहता है? एंडोक्राइन को ब्लड में ही चीज़ फेंकनी है ना। अब ब्लड तो हर ही जगह है, तो आसपास ही फेंक देते हैं, ब्लड में डिजॉल्व हो जाते हैं। दे डू नॉट हैव डक्ट, उनको डक्ट की जरूरत ही नहीं, तो क्या करेंगे लेके? देयर प्रोडक्ट्स आर हार्मोन्स, मेनली ये हार्मोन्स होते हैं एंड दे आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बेथिंग द ग्लैंड। अब वो ग्लैंड या खून में पड़ा हुआ है, अपना सिक्रेट कर देगा चारों तरफ, खून में चला जाएगा, वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। उसमें उसके लिए क्यों फालतू का खर्चा करें, डक्ट वक्ट लगाएं। इन लोगों को डक्ट की जरूरत पड़ती है क्योंकि स्पेसिफिक पोजीशन है ना। ऑयल तुम्हारा बॉडी के अंदर नहीं डालने लगेगा, वो बॉडी सोचती है ये क्या आ गया है ना, मिल्क सिक्रेशन हो रहा है, बाहर ही होगा वो। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सही डायरेक्शन दे रहा है, मतलब जहाँ पे तुम्हें डायरेक्शन देने की जरूरत पड़ती है वहाँ पे तुम्हें डक्ट्स की जरूरत पड़ती है। और हाँ, ऐसे इसको समझो जैसे एक्सोक्राइन में, जैसे तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल को भी अपना एक बाहर का ही पोर्शन मानो, ठीक है। जैसे ये गंदा सा इंसान में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे इसकी बकल कैविटी हो गई, ये नेजोफेरिंक्स क्या बोलते हैं, नेजल चेम्बर, ये तुम्हारा अंदर के एलिमेंट्री कैनाल वगैरह, यहाँ पे स्टमक वगैरह, है ना। तो इसके सिक्रीशन को भी तुम बाहर से ही कनेक्ट कर लो, क्योंकि देखो ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये तुमने मुंह खोल लिया, ये भी, अब तुम्हारा मुंह भी बाहर का हिस्सा है, ये तुम्हारा पेट पूरा 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 सब बाहर है, ठीक है। तो इसको तुम बाहर का ही हिस्सा समझो और इसको तुम एक्सोक्राइन ग्लैंड इसमें सारे इंक्लूड कर लो, यानी कि डाइजेस्टिव वाले ग्लैंड भी तुम्हारे इसमें इंक्लूड हो गए।
ठीक है। अब बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड वही है तुम्हारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर्ड होता है एंड दस लाइन लिमिटेड रोल। अब मल्टी लेयर है, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में लिमिटेड रोल होगा, इतना नहीं ही कर पाएगा वो, क्या ही सिक्रेट करेगा, क्या ही एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि पास ही नहीं कर पाएगा ना चीज़ ढंग से, मल्टी लेयर्ड है ना। ये मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, ठीक है। ये तुम्हारा स्किन ऐसे ही दिखता है कुछ कुछ, एंड ये तुम्हारा प्रोटेक्शन का काम करता है मेनली, है ना। हम कंटिन्यूसली स्किन शेड करते रहते हैं, ऊपर के सेल मरते रहते हैं, नए सेल नीचे से बनते रहते हैं, है ना, पता होगा, नहीं पता तो अब पता चल गया। तो कहाँ थे हम, हाँ। दे कवर द ड्राई सर्फेस ऑफ द स्किन, द मॉइस्ट सर्फेस ऑफ द बगल कैविटी, है ना। बगल कैविटी का मॉइस्ट सर्फेस भी यही कवर करके रखते हैं। तुम लोग कितना वो सब मतलब तुम्हारी जीभ और तुम्हारा जो भी अंदर का है बगल कैविटी, आई नो सॉफ्ट है बट इतना सॉफ्ट भी नहीं है, मतलब है बट इतना भी नहीं है। तुम लोग खाते रहते हो, पता नहीं क्या क्या खा जाते हो, तो वो सब उसको ख़राब ना करे, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन चाहिए, है ना। तो वहाँ पे मल्टी लेयर सिस्टम होता है। फिरिंग्स हो गया तुम्हारा, एंड इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट, सलाइवरी ग्लैंड एंड द पैनक्रेटिक डक्ट वगैरह में भी, मतलब जहाँ पे भी डक्ट का चक्कर रहता है वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा ये कंपाउंड एपिथेलियम, गॉट इट। So they cover the dry surface of the skin, moist surface of the buccal cavity, pharynx, pharynx का भी moist surface होता है ना, inner lining of the ducts of salivary glands and the pancreatic ducts, inner lining उसकी करता है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत हैं। ऑल सेल्स इन द एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद अ लिटिल इंसुलेटेड मटेरियल। जितने भी एपिथेलियम होते हैं उनको लिटिल, यूज वर्ड जो किया है वो है लिटिल, यानी थोड़ा सा इंडस्ट्रियल मटेरियल होता है ताकि वो कम्पैक्टली पैक्ड हो, है ना। ज़्यादा ज़्यादा डालोगे तो कम्पैक्टली पैक्ड कैसे करोगे। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड द बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन द इंडिविजुअल सेल। तो कुछ ऐसे जंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल लिंक्स बनाते हैं सेल्स के बीच में, इंडिविजुअल सेल के बीच में, है ना। तो देयर आर टाइप ऑफ सेल जंक्शन आर फाउंड इन द एपिथेलियम टिश्यू एंड अदर टिश्यू, दे आर कॉल्ड टाइट एडहेरिंग गैप। 3 टाइप के जंक्शन है, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जंक्शन मतलब कुछ नहीं होता है, कनेक्शंस। क्या होता है, कनेक्शंस, रिश्ते, ठीक है। ये सेल के रिश्तों की बात करेंगे हम। तो पहला रिश्ता है टाइट जंक्शन का। टाइट जंक्शन कुछ नहीं है, बस हेल्प्स टू स्टॉप द सब्सटेंस फ्रॉम लीकेज, लीकेज नहीं होने देगा, है ना, कुछ भी लीकेज नहीं होने देगा। मतलब टाइट जंक्शन हम उन सेल्स के बीच में बनाएंगे जहाँ हमको लीकेज नहीं चाहिए यार किसी भी टाइप का, वहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइट जंक्शन बनाएंगे। एडहेरिंग जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म बाय सीमेंटिंग टू द कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। आसपास के सेल हैं उनको साथ में रखना है, तो बस वहाँ पे थोड़ा बहुत लीकेज का सब्सटेंस चलेगा बट वहाँ पे साथ में सेल होना चाहिए। तो उस वो तब जरूरी है जो सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, नेबरिंग सेल्स को साथ रखने के लिए एडहेरिंग जंक्शन। तो सीधा पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग जंक्शन इज यूज्ड फॉर कीपिंग द नेबरिंग सेल्स टुगेदर, एंड तुम वहाँ टाइट जंक्शन कर पाओगे ये सोच के कि ये लीकेज स्टॉप करते हुए चिपका ही होगा, नहीं। एक एक लाइन एनसीईआरटी के ना भेजे में ऐसे घुसा लोगे निकले ना। गैप जंक्शन, फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म। यहाँ पर एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म। ये बस साइटोप्लाज्म तक कनेक्ट कर दिया इसने, तो ये तुम्हें बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है गैप जंक्शन के बारे में, ठीक है। तो ओके, फॉर एडजॉइनिंग सेल, फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, आयन स्मॉल मॉलिक्यूल एंड समथिंग बिग, समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसफर हो रहा होता है गैप जंक्शन के थ्रू, ठीक है। तो एडहेरिंग जंक्शन बस सेल को साथ रखने के लिए, टाइट जंक्शन लीकेज रोकने के लिए, और गैप जंक्शन तो भाई सेल के बीच में एकदम ही रिश्ता बना देता है, आयंस को भी जाने दे रहा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, तुम भी जाओ जाओ मजे करो मजे करो, तो पूरा एकदम मजे बना के रखता है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू तुम्हारा मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट है भाई, बॉडी में भरा पड़ा है, कुछ हर जगह कनेक्टिव टिश्यू है। दे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, दे आर नेम्ड द कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज दे हैव अ स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू। अदर टिश्यू को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में उनके साथ खड़े हैं, एंड लिंकिंग भी करा रहे हैं। जैसे तुम्हारा ब्लड है, तुम्हारा ब्रेन है और तुम्हारे लंग्स हैं, लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई हुआ है, या फिर कह लो ऑक्सीजन जो भी है, तुम्हारा जो आरबीसी है, अब वो अच्छा आरबीसी है क्योंकि वो अच्छा है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजन उसमें भरपूर है, तो उसको उठा के ले जा रहा है तुम्हारे ब्रेन तक कि भाई तुम ले लो ऑक्सीजन, तो एक लिंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो जो ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये सब लिंकिंग एंड सपोर्टिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं अदर टिश्यूज़ को, है ना। जो तुम्हारी स्किन है वो चिपकी हुई है तुम्हारे मसल्स से, तो वहाँ पे भी एक कोई कनेक्टिव टिश्यू होगा। तो मतलब कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट अबंडेंट एंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब अबंडेंट है तो इंपॉर्टेंट भी हो ही जाएगा ना। तो द रेंज ऑफ द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, क्या द रेंज ऑफ द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स, अच्छा हाँ, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ भी होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड भी होते हैं, तो काफ़ी इनकी रेंज है, काफ़ी टाइप के मिल जाएंगे, मतलब
विच इंक्लूड कार्टिलेज, कार्टिलेज भी कनेक्टिव है, बोन कनेक्टिव है, बोन, हाँ बोन, एडिपोस, ब्लड, इन ऑल द कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन। ब्लड को छोड़ के, ब्लड में क्यों नहीं करता यार, फाइबर्स जो होते हैं ना स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं, तुम्हें स्टिफनेस नहीं चाहिए ना, ब्लड तो फ्लो लिक्विड होना चाहिए ना। तो देखो तुम एक चीज़ कभी फील करो यार, मतलब इतना छोटा सा चेंज होता है अंदर इतना डीप में, और उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा पड़ता है कि एक लिक्विड बन गया और एक तुम्हारा कार्टिलेज जैसा टाइट सी चीज़ बन गई है। देख रहे हो छोटा सा डिफरेंस है कि बस ये फाइबर्स नहीं है वहाँ पे, है ना। तो यार सेल्स में छोटा सा भी चेंज होता है ना, तो ओवरऑल बाहर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आता है। तो ये इंट्रैक्शन का कमाल है। जैसे यहाँ पे देखो, ये पहले ये डायग्राम में देख लो, यहाँ पे तुमको दिख रहा है कोलेजन फाइबर्स, ये फाइबर्स दिख रहे हैं लंबे लंबे लंबे, इनको कौन सिक्रीट कर रहे हैं, फिब्रोब्लास्ट, ठीक है। ये तुम्हारे मैक्रोफेज है, इनका इम्यूनिटी में रोल होता है। मास्ट सेल है, मास्ट सेल है, हिस्टामिन वगैरह सिक्रीट करता है, इम्यूनिटी में रोल होता है मेनली, है ना। पैसोडाइलेशन वगैरह करते रहते हैं अपना काम धंधा। तो ये तुम्हारा एरोलार टिश्यू था, इसकी बात करेंगे अभी, लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। तो खैर, तो ब्लड भी तुम्हारा एक कनेक्टिव टिश्यू है, सिक्रीट फाइबर्स। हाँ, तो सेल ब्लड में बाकी देखो सारे कनेक्टिव टिश्यू में हो रहा होता है ब्लड को छोड़ के फाइबर्स का सिक्रेशन। कौन से फाइबर, कोलेजन फाइबर्स या फिर इलास्टिन फाइबर, है ना। तो द फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। कोलेजन फाइबर की बात की थी बायोमोलिक्यूल्स में, अगर तुमको याद हो तो जो फाइबर्स होते हैं ना वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टिश्यू को। स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेंथ एकदम मतलब मजबूत बनाते हैं, है ना, मजबूत, टूटेगा नहीं। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी होता है तुम एकदम स्ट्रेच करना भी कह सकते हो तुम, बट साइंस के टर्म्स में कॉल इट लाइक वो बेंड हो सकता है बहुत ढंग से, है ना, इलास्टिक होता है काफ़ी। फ्लेक्सिबल भी लगभग वैसा ही टर्म्स है, हाँ। टू द टिश्यू, सेल्स ऑल्सो सिक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड। मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड कुछ सिक्रेट करते हैं जो कि अकोमोडेट हो जाता है सेल्स के बीच में, एंड यही मॉडिफाइड सेक्राइड होता है तुम्हारा ग्राउंड सब्सटेंस या फिर कह लो मैट्रिक्स, ग्राउंड सब्सटेंस, जिसमें सब कुछ हो रहा है, मतलब जहाँ पे सेल्स बैठे हैं, जहाँ पे पूरा पार्टी वार्टी चल रही है। जैसे पार्टी में क्या चाहिए, सबसे पहले तो फ्लोर चाहिए ना, तो वही फ्लोर है, ये मैट्रिक्स है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, 3 टाइप की क्लासिफिकेशन है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। तो पूरा कनेक्टिव टिश्यू पूरा का पूरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लूज, डेंस, स्पेशलाइज। लूज, डेंस, स्पेशलाइज। तो लूज की बात करेंगे सबसे पहले। लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड, बस इतना ही है। देखो डेंस में ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर सो रेगुलर, फाइबर यहाँ पे रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न में अरेंज है, और यहाँ पे बस लूजली अरेंज है, बस यही एक डिफरेंस। सोचो पूरा एक अलग ब्रांच बना देता है, अलग टाइप के कैरेक्टर बना देता है, मतलब कितना फर्क पड़ता है इससे। देयर द सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज एंड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड, थोड़ा सा जेली बिली सा ऐसा ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसका। जैसे कि इसका एग्जांपल है एरोलार टिश्यू प्रेजेंट विद द स्किन। हमारे स्किन के नीचे क्या होता है, एरोलार टिश्यू होता है। मोस्ट नहीं क्या ऑफन इट सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क। तो तुम्हारी स्किन को मतलब सपोर्ट फ्रेमवर्क, तुम्हारी स्किन है कहीं तो रखी हुई है ना, तो वही एपिथेलियम मतलब वही स्किन, है ना। इट कंटेन्स फिब्रोब्लास्ट, उसमें फिब्रोब्लास्ट होते हैं, बट सेल्स प्रोड्यूस एंड सिक्रेट फाइबर्स, वही जो तुम्हारे फाइबर्स थे ना, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स, वो सिक्रेट कर रहे होते हैं तुम्हारे फिब्रोब्लास्ट सेल्स। मैक्रोफेजेस होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, ये सब इम्यूनिटी के लिए। एंड जैसे कट लगे तो तुरंत ये लोग अपना काम चालू करते हैं। तो एडिपोज टिश्यू क्या होता है, इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो तुम्हारा लूज में क्या हो गया, पहले तो देखो कनेक्टिव टिश्यू में क्या हो गया, लूज, डेंस, स्पेशलाइज्ड। अब लूज में क्या क्या हो गया तुम्हारा, एक एरोलार, एडिपोस, क्या एरोलार एंड एडिपोस। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए, एक ऐसे माइंड मैप बना लो अपने दिमाग में, है ना, तो वो सही रहेगा। जैसे पूरा एकदम लिखो एनिमल टिश्यू, फिर उससे हमारे निकले 4, फिर 4 से ऐसे, फिर ऐसे वैसे सब बना लो, ठीक है। सो देखो एडिपोस क्या होता है, एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड लोकेटेड मेनली बिलीव द स्किन। स्किन के नीचे ये भी रहता है, ये भी स्किन के नीचे रहता है, वो भी स्किन के नीचे रहता है। अंतर क्या है कि दिस सेल टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स, यस दे स्टोर फैट्स। यही है तुम्हारे दुश्मन, यही है तुम्हारे फिगर के दुश्मन। एंड द एक्सेस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। यही टिश्यू तुम्हारा जीवन बर्बाद करके रखा हुआ है, मतलब ठीक है, मतलब इनमें सारा फैट जाके स्टोर हो रहा होता है। एंड ये तुम्हारे ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ये तुम्हारा है एरोलार जो बात कर चुके हैं, जिसके एडिपोज देख लो, ये देखो पूरा सेल फैट से भरा हुआ है, पूरा का पूरा सेल ऐसे ही बगल में भरा हुआ है, ऐसे पूरा का पूरा टिश्यू फैट टिश्यू हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फैट स्टोरेज एरिया है, वो न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके सो एडिपोज खत्म, अब आ जाओ फाइबर एंड फिब्रोब्लास्ट। हाँ, फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली पैक्ड इन डेंस। डेंस में आ जाओ, डेंस में क्या है, फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट को बस कॉम्पैक्टली पैक्ड कर दिया है।
थे दोनों में, इसमें अच्छे से पैक कर दिया है, उसमें अच्छे से पैक नहीं किया है, ठीक है। जैसे ये भी डायग्राम देखो, इसमें क्लियर है, ये डेंस रेगुलर ए है और डेंस इरेगुलर कौन सा है, बी है ना। तो रेगुलर वाला देखो एकदम रेगुलर है, सब कुछ एकदम लाइन से पैरेलली अरेंज्ड है ना, जो तुम्हारे फाइबर्स है। इसमें देखो कहीं भी सब टेढ़ा मेढ़ा पड़े हुए हैं, तो इससे भी फर्क पड़ जाता है। तो तुम्हारे जो डेंस रेगुलर मतलब ऊपर वाले, अब इनकी बात करेंगे हम, तो जो हमारे डेंस रेगुलर होते हैं ये दे आर द डेंस रेगुलर कनेक्टेड टू द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन द मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ द फाइबर्स, है ना। यू गॉट दैट। एंड टेंडन्स विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन। अब ये जिनको नहीं याद होता, जिनको होता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं होता उनके लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, अब तुम नहीं भूलोगे भाई ज़िंदगी में। देखो, टेंडन्स विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन एंड लिगामेंट्स विच अटैच बोन टू अनदर बोन। देखो, एक हाथ इमेजिन करो यहाँ पे, ये तुम्हारे एक उंगली है, ये तुम्हारी उंगली की हड्डी हो गई, है ना। यहाँ पे एक छोटी हड्डी, यहाँ पे एक और छोटी हड्डी, है ना, और यहाँ पे एक बड़ी हड्डी, ज़्यादा ही बड़ा बना दिया मैंने। वैसे यहाँ पर एक बड़ी हड्डी होगी, यहाँ पर फिर एक छोटी, यहाँ पे फिर एक छोटी, यहाँ पे फिर एक छोटी, ऐसे रहता है ना पूरा सिस्टम। यहाँ पे एक और एक और, ठीक है। फिर अंगूठे वगैरह की वो सब अपना करते रहो, ठीक है। और ये तुम्हारा हाथ, चलो ये तुम्हारा मैं हाथ बना दिया मैंने, गंदा सा मेंढक का हाथ, मेंढक का हाथ बन गया। अब देखो अंगूठा, यार क्या क्या बनाया मैंने, हाँ अब ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मान लो एक मसल लगा देता हूँ मैं, ये मैंने लगा दी मसल, ठीक है, ये मैंने लगा दी मसल। अभी तुमको इसको ज़िंदगी भर के लिए याद करने वाले हो, तैयार हो जाओ, एकदम दिल थाम के बैठिए। भाइयों और बहनों, आपके समक्ष प्रस्तुत है एक खतरनाक ऐतिहासिक एक कुछ। देखो, जस्ट इमेजिन, इमेजिन क्या मतलब बता ही रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ, ओके। सो यहाँ से एक चीज़ आ रही है, 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 तुम्हारे फिंगर पे यहाँ पे जुड़ गई, यहाँ पे जुड़ गई, थोड़ा आगे ले जाके यहाँ पे भी जुड़ गई, यहाँ पे भी जुड़ गई, ठीक है। एंड जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है मसल ऐसी हो जाती है, ऐसी छोटी हो जाती है ना, ऐसी छोटी हो जाती है। यहाँ पे ऐसे ऐसे कोई वैसे होती है, बट वो इतना नहीं कर जाती, बट ठीक है। तो ये तुम्हारी ऐसी हो जाएगी मसल। जब ये हो जाएगी तो ये रस्सी क्या होगी, खिंच जाएगी पीछे साइड, रस्सी है यार, रस्सी खिंच जाएगी तुम्हारी, एंड तुम्हारी फिंगर्स जो है वो कर्ल होने लगेंगी, फोल्ड होने लगेंगे, एंड यू वोंट बिलीव दिस इज द होल मैकेनिज्म। यही होता है भाई, तुम अपना हाथ काटो, यहाँ पे तुमको एक रस्सी दिखेगी, उस रस्सी को ऐसे पकड़ के खींचोगे, तुम्हारी उंगली खुद ब खुद बोलोगी। तुम इसको ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, तुम्हारा हाथ एकदम लूज छोड़ो, एकदम एकदम लूज छोड़ो, उसको छोड़ दो, तुम्हारी फिंगर से 50% से कर्ल सा होगा। फिर अपने हाथ के ना, जहाँ पे नस काटते हैं ना मरने के लिए, वहाँ पे ऐसे कस के दबाओ, तो देखो तुम, यू विल फील कि अंगूठे से दबाना, एकदम कोई भी नस तुमको दिखे ना, दबा दबा दो उसको, तुम देखना उसमें फील करोगे कि, मतलब फील का देखोगे कि, और फील भी करोगे कि तुम्हारी उंगलियां एकदम अचानक से ऐसे कर्ल करेंगी। तो ये इनकी वजह से, और ये कौन है पता है, यही है तुम्हारे टेंडन्स। एंड दिस टेंडन कैसे याद रहेगा तुमको, क्योंकि ये रही तुम्हारी मसल एंड ये रही तुम्हारी फिंगर। जब तुम देखो कोई भी एक, जब फिंगर मूव करके देखो कोई, तो कभी नोटिस करना कि तुम्हारी एक मसल कोई यहाँ पे हाथ के हिल रही होती है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है जल्दी जल्दी, तभी तुम्हारी वो उंगली हिल पाती है, क्योंकि वो जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो उस रस्सी को खींचती है, एंड वो रस्सी तुम्हारी उंगली को खींचती है, इस वजह से तुम्हारी उंगली कॉन्ट्रैक्ट करती है, समझ रहे हो। तो वो जो मसल जो तुम्हारी हाथ में है, वो उसको उंगली से कौन कनेक्ट कर रहा है, टेंडन। कौन कनेक्ट कर रहा है, टेंडन। तो टेंडन किसको कनेक्ट किया, मसल को, ये वाली जो मसल थी तुम्हारी, है ना, ये मसल को कनेक्ट किया, किससे कनेक्ट किया, उंगली की जो हड्डी थी उससे कनेक्ट किया। तो मसल टू बोन कौन कनेक्ट करता है, टेंडन। लिगामेंट, लिगामेंट यार कुछ नहीं है, लिगामेंट का कोई काम धंधा नहीं है जीवन में, वो बस बोन्स को एक तरीके से सपोर्ट दे रहा होता है। यहाँ जैसे बोन्स है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे थोड़ा सा लिगामेंट रहेगा, ताकि फोल्डिंग हो तो टूट फूट ना जाए, ढंग से फोल्डिंग हो जाए, है ना, एक तरीके से जॉइंट बनाने का ऐसा कुछ। तो लिगामेंट तुम ऐसे याद रखोगे, गॉट इट। टेंडन याद हो गया, लिगामेंट तो हो ही जाएगा। सो आर द एग्जांपल ऑफ दिस टिश्यू, मतलब मुझे बहुत टाइम तक ये नहीं याद होता था। तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फिब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स। तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, दे हैज फिब्रोब्लास्ट, फिब्रोब्लास्ट होता है, एंड मेनी फाइबर्स, मोस्टली कोलेजन, ठीक है। एंड एंड दे आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, एंड द टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, ये भी तुम्हारे स्किन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करें कार्टिलेज की, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, ये क्या है, ये सारे स्पेशलाइज्ड हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस आ गए हैं इनमें, कुछ सेल ऐसे मॉडिफाई हो गए हैं, कुछ अलग तरीके का इन्होंने अपना रूप रंग बदल लिया है ना, मॉडिफिकेशंस की वजह से ऑब्वियसली। सो पहले तुम्हारा कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड, इनकी बात करेंगे। तो पहले तो कार्टिलेज की बात कर लेते हैं। तो इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ द कार्टिलेज इज सॉलिड, सॉलिड होता है, टाइट टाइट सा होता है, मतलब लगभग सॉलिड ही होता है, एंड प्लाइबल होता है, मतलब सॉलिड है बट फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा मोड़ वोड़ सकते हो तुम उसको, वैसे है सॉलिड, लिक्विड नहीं है, नहीं वो सॉफ्ट है बट फ्लेक्सिबल है, गॉट इट। एंड इज रेजिस्ट कंप्रेशन। कभी तुमने चिकन विकन, अगर तुम नॉनवेज खाते हो तो यहाँ पे जो चिकन की ऐसे हड्डी होती है,
वेजिटेरियन लोग का मुंह बनता हुआ दिख रहा है मुझे। यहाँ पे ऐसे कुछ ब्लू कलर ले लो, हाँ। तो इस पे तो मैं ऐसे देखा होगा, ऐसे कवरिंग सी होती है ना, एक ऐसी कवरिंग होती है। जी हाँ, सही समझे, यही है आपका कार्टिलेज। बोन्स को वैसे वहाँ पे होता है, थोड़ा एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, घिस ना जाए तुम्हारी हड्डियाँ। तो ये तो बहुत सही तरीका है, अगर तुम खाते हो ना तो तुमको बहुत ढंग से समझ आ गया होगा अभी तक कार्टिलेज कैसा होता है। तो वो तुम उसको कभी खाने की कोशिश करना, वो सॉलिड होता है, मतलब वो सॉलिड तो होता ही है, और प्लाइबल होता है थोड़ा सा। जब खाओगे ना, चबाओगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो प्लाइबल भी होता है ठीक है। एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है, और टेस्टी होता है बहुत ठीक है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉन्ड्रोसाइट्स। तो जो सेल्स इसे बनाते हैं वो है हमारे प्यारे कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स इनको बनाते हैं एंड आर इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल कैविटी विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम। तो जैसे मतलब ये ही अपने आसपास जो मैट्रिक्स सिक्रेट करते हैं उसमें जाकर ऐसे चुपके से बैठ जाते हैं, और ये कैविटी, अब मतलब तुम इस सेल को यहाँ से हटा दोगे तो वहाँ पे एक कैविटी रह जाएगी। तो इस तरीके से कैविटी में अपने आप को रख देते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय द बोन्स ऑफ अडल्ट्स। तो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट जो होते हैं ना, उनका जो एम्ब्रियो होता है, जब बच्चा होता है ना छोटू सा, तो उसमें ना बोन्स डेवलप नहीं होती, कनेक्टेड नहीं होती, तो वहाँ पे कार्टिलेज होता है उस समय। सोचो कितना सॉलिड होगा कि बोन का काम कर रहा है। आई नो बच्चा इतना वीक, मतलब वीक नहीं, बहुत ही सेंसिटिव होता है, बट एटलीस्ट काम तो कर रहा है। अब शार्क में बोन्स नहीं होते, उसमें सिर्फ कार्टिलेज होता है। तो कार्टिलेज इज लाइक अ सब्स्टिट्यूट फॉर बोन, ठीक है। तो ये काफ़ी हार्ड होता है, बट प्लाइबल भी होता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल भी होता है। कार्टिलेज प्रेजेंट इन द नोज टिप, आपकी नाक के टिप पर ये होता है, आउटर ईयर जॉइंट पर होता है, एंड बिटवीन द एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम पे भी आपको मिल जाएगा फ्री में। एंड हैंड्स इन अडल्ट के हैंड में भी तुमको मिल जाएगा। बोन्स हैव हार्ड एंड नॉन प्लाइबल ग्राउंड सब्सटेंस। बोन्स का क्या है, हार्ड होता है, नॉन प्लाइबल। अब इतना ही डिफरेंस है, हार्ड तो नहीं था, मतलब ये सॉलिड है एक्चुअली, एंड ये हार्ड है। ये थोड़ा हार्ड है यार, एकदम ही हार्ड है। सॉलिड तो है ही है, हार्ड भी है, एंड नॉन प्लाइबल है, ये नहीं बेंड होता यार, है ना। एंड जानते ही होगे, एंड रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स में भाई ये भरा, मतलब भर भर के इसमें कैल्शियम सॉल्ट्स हैं एंड कोलेजन फाइबर एकदम है, जो कि इसको इसकी स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं, ठीक है। इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। तो ये मेन टिश्यू है जो कि तुम्हें स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बॉडी को, है ना। तुम्हारी बॉडी का जो शेप स्ट्रक्चर है इसी के बलबूते है ना। बोन्स सपोर्ट द प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड बोन सपोर्ट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं सॉफ्टवेयर टिश्यूज को, ऑर्गन्स को। तो बोन सेल्स आर ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। एंड ये लकूने में तुम्हारे बैठे रहते हैं, है ना। लकूने क्या है, कुछ नहीं, कुछ स्पेसेस हैं, उसमें जाके छुप के बैठे रहते हैं। तो ये तुम्हारे कौन हो गए, ऑस्टियोसाइट्स। लिम्ब बोन्स सच एज लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स ऑफ वेट बेरिंग फंक्शन। तो तुम्हारे बस एक खतरनाक बात बता रहे हैं कि जैसे तुम्हारा जो लिम्ब बोन्स होते हैं, दे सर्व एज अ वेट बेरिंग फंक्शन, तो वेट वगैरह उठा लेते हैं। मतलब तुम्हारे जो लेग्स के मतलब लेग्स है तुम्हारे, वो ज़्यादा पावरफुल हैं। तो अगर तुम वेट कुछ उठा रहे हो, तो अगर तुम उसे पीठ से खींच, ज़्यादातर लोग यही करते हैं, खड़े हो जाएंगे और उसे उठाने की कोशिश करेंगे पीठ का दम लगा के। पीठ में इतने मसल्स नहीं होते हैं, तुम्हारे हाथ में भी इतना दम नहीं है कि तुम उसको उठा लो। तो क्या करोगे, बैठ जाओ और बैठ के उसे उठाओ। मैं यहाँ पे उठाना नहीं सिखा रहा हूँ, बट तुम्हें ये सिखा रहा हूँ कि तुम्हारी बॉडी बहुत दमदार है यार। ऐसे तुम बैठ जाओ, है ना, जैसे सीट पे बैठते हो, और फिर तुम उस चीज़ को पकड़ो, फिर उस चीज़ को पकड़ो, फिर तुम अपने पैर को उठाओ, तो देखना वो बहुत आसानी से उठेगा। मतलब तुम्हारे पैर के मसल ज़्यादा बड़े होते हैं, ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, है ना। तो दे इंटरेक्ट विद द स्केलेटल मसल अटैच टू देम एंड ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट। क्या होते हैं, जो मसल्स होते हैं तुम्हारे, उनसे बोन्स जुड़े रहते हैं, और दोनों की वजह से यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। किसी एक को हम मूवमेंट का एंड लोकोमोशन का ट्रॉफी नहीं दे सकते कि तुम ही हो हमारे जो मूवमेंट कराते हो, ऐसा नहीं है। दोनों मिलेंगे तभी मूवमेंट होगा। एक डंडा बनेगा और एक उसको खींचेगा, तभी पूरा वैसे हाथ उठेगा, है ना। तो द बोन मैरो ऑफ द सम बोन मैरो ऑफ सम बोन्स एट द साइड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। तो साइड है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स का बोन मैरो ऑफ सम बोन। कुछ बोन्स होती हैं जिनके बोन मैरो में ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं। तो ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, आरबीसीज होते हैं, एंड वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, एंड प्लेटलेट्स होते हैं। द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 17 एंड 18। बात खत्म, कहानी खत्म, पैसा खत्म। मसल टिश्यू। मसल इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन द पैरेलल अरे। तो बहुत सारे लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स हैं, मतलब जो तुम्हारा मसल है वो बहुत सारे ऐसे 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 सिलेंड्रिकल फाइबर्स से अरेंज पैरेलली जो रन कर रहे हैं। दिस फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन। ये फाइबर के भी तुम अगर अंदर घुस जाओ ना, तुमको और सारे फाइबर मिलेंगे, और फाइबर मिलेंगे, फाइबर पे फाइबर, फाइबर पे फाइबर। तो अंदर जो फाइबर मिलेंगे ना, वो तुम्हारे होते हैं मायोफिब्रिल्स। क्या होते हैं,
मायोफिब्रिल्स, है ना, ये देखो, दे आर कॉल्ड मायोफिब्रिल्स एंड द मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, मसल फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है इट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, मसल फाइबर तुम्हारा जो है पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ड्यू टू दिस मायोफिब्रिल्स। एक्चुअली मायोफिब्रिल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से ये फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पूरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, हाँ। इसे हम स्केलेटल मसल वगैरह में मैंने इसे अच्छे से पहले ही बता चुका हूँ कैसे होता है। देन दे रिलैक्स, मतलब पढ़ लेना आगे, सब्र रखो सब्र। फिर वो रिलैक्स करते हैं, अपने अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ जाते हैं एंड कोऑर्डिनेटेड फैशन में ये तुम्हारा सब मूवमेंट हो रहा होता है। The action that moves the body to adjust to the change in the environment and to maintain the position of the various parts of the body. In general, the muscle play an active role in the movements. Muscles are of three types: skeletal, smooth, cardiac. तो तीन टाइप के मसल आपको मिल जाएंगे बरखुरदार, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक। स्केलेटल सिस्टम से जो जुड़े हैं, जो तुम्हारे मूवमेंट लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं, वो तुम्हारे स्केलेटल होते हैं। स्मूथ होते हैं, स्मूथ से दिखते हैं। कार्डियक तुम्हारे जो हार्ट के होते हैं। जैसे तो तुम्हारा स्केलेटल मसल है, इट इज़ क्लोजली अटैच्ड टू द स्केलेटल बोन्स एंड इज टिपिकल मसल, मतलब जो तुम्हारा बाइसेप्स होते हैं, जो तुम्हारे कभी बड़े नहीं होंगे, जो तुम्हारे स्टेरिएटेड स्ट्रिप्ड स्केलेटल मसल्स हैं, फाइबर्स हैं ना, बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। ये सब है ना पैरेलल फैशन में ऐसे अरेंज रहता है स्केलेटल मसल फाइबर्स, ठीक है। उनके बंडल बंडल बना के उनको ऐसे अरेंज करके रखते हैं, ठीक है। एंड द शीट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू इंक्लोजेस सेवरल बंडल्स ऑफ द फाइबर्स, मतलब कुछ नहीं, ये जो लंबे लंबे तुम्हारे फाइबर हैं मसल के, इनको एक बंडल बना दिया, बंडल्स को भी बंडल को एक शीट से ऐसे पैक कर दिया, है ना। बस यही सब चीज़ें, और इससे तुम चैप्टर 20 में बहुत ढंग से पढ़ोगे, तो अभी रहने दो। हाँ ये देख लो, ये तुमको कुछ स्टेरिएशंस दिख रही हैं। स्टेरिएशन यही यार, ये जो काला पीला डॉट्स है ना, यही है। ये ऐसे मान लो ये डार्क होता है, एक्चुअली डार्क एंड लाइट बैंड भी कहते हैं इनको। फिर लाइट होता है, फिर डार्क होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, कितना होता है, कहाँ होता है, कब होता है, कैसे होता है, पता नहीं क्यों होता है, ये सारी चीज़ें सब उस चैप्टर में है, तो अभी कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरीके से होता है, ठीक है। चलो, तो स्मूथ मसल फाइबर है, टेपर मतलब वही ऐसा फ्यूजी फॉर्म सा सेप में ना, ऐसे पपड़ हो जाता है ना, बीच में तो फूल हैं, फिर आगे जाके पुच्चे से बर्ड की तरह, है ना। तो वही है। दे डू नॉट शो स्टेरिएशंस शो नहीं करते। ओके, सो स्टेरिएशन पता है तुमको मायोफिब्रिल्स की वजह से आता है और एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स की वजह से आता है, आगे सब है। बट चलो वहाँ पे मैंने वैसे आई गेस मैंने वीडियो में बताया था, पर अगर मैंने ना बताया तो मैं यहीं बता देता हूँ। जैसे तुमको इसमें स्टेरिएशंस दिख रहे हैं, है ना, तुमको कार्डियक में भी स्टेरिएशंस दिख रहे हैं। ये तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है, पता है, कि स्मूथ में नहीं होते स्टेरिएशन, याद रखना। स्मूथ में वो तुम्हारे मायोफिब्रिल वगैरह होते हैं, बस स्टेरिएशन नहीं होते हैं, जबकि स्टेरिएशन मायोफिब्रिल के होने की वजह से ही होता है। तो क्यों नहीं होता स्टेरिएशन? एक्चुअली वो इस तरीके से लाइन बाय लाइन अरेंज नहीं होते हैं। अरेंजमेंट से कितना फ़र्क पड़ता है इसका तो अंदाज़ा तुम्हें लग ही गया था पीछे, तो अब इसमें भी तुम ऐसे ही समझ सकते हो कि यहाँ पे पैरेलल फैशन में ढंग से अरेंज नहीं है, जिसकी वजह से स्टेरिएशन नहीं दिखते। बट ऐसा नहीं है मायोफिब्रिल नहीं होते, क्योंकि मायोफिब्रिल नहीं होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा भाई? Cell junctions hold them together and the cell junctions hold them together and they are bundled together in the connective tissue sheet, obviously. The wall of the internal organs such as blood vessel, smooth, क्या बोल रहा हूँ, स्टमक एंड इंटेस्टाइन कंटेन्स द टाइप ऑफ मसल टिश्यू। देखो स्टमक में मूवमेंट हो रही होती है फूड की, मतलब हो रहा होता है ना, जूसेस वगैरह का मिक्सिंग करना है तो मूवमेंट करना पड़ता है। इंटेस्टाइन में भी फूड कंटिन्यूसली नीचे जा रहा होता है। ब्लड वेसल्स पे ब्लड वगैरह फ्लो हो रही होती है, और कुछ वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन में भी इनका कुछ रोल होता है कुछ जगहों पर, तो इनका मतलब काफ़ी रोल है। कंटेन द टाइप ऑफ मसल टिश्यू, उन सब में मसल टिश्यू का रोल है। स्मूथ मसल आर इनवॉलेंट्री, ठीक है। स्मूथ मसल की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे तुमको स्मूथ मसल मिल जाएंगे, कहाँ मिल जाएंगे याद रखना, वैसे ब्लड वेसल्स में मिल जाएंगे, स्टमक में मिल जाएंगे, इंटेस्टाइन मिल जाएंगे। कभी खाने को पेट से बाहर निकाले हो, नहीं निकाले हो, मतलब उल्टी करोगे तो निकाल ही जाएगा, इंटेस्टाइन से तो नहीं निकाले हो ना, तो इंटेस्टाइन में भी लेकिन वो होता है, क्योंकि वो उल्टा मूवमेंट, खैर अब बहुत सारी रीजन है इसके, बट ठीक है। मतलब तुम्हें एक चीज़ पता चल गई कि स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री होता है, कभी हाँ इनवॉलेंट्री होता है, बस ठीक है, इसको दिमाग में घुसेड़ लो। एंड स्केलेटल मसल वॉलेंट्री होता है, तभी तुम मूवमेंट वगैरह कर पाते हो। कार्डियक भी इनवॉलेंट्री ही होता है, क्योंकि तुम हार्ट बीट को रोक नहीं सकते, चाहे तुम कितना भी चाह लो, तुमको चाकू भोंकना ही पड़ेगा, ठीक है। दे कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड, वी यूजली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मेरली बाय थिंकिंग अबाउट इट एंड वी कैन डू विद द स्केलेटल मसल। तो हम सोच के उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद ही होता है वो, ब्रेन हमारा एक साइड पोर्शन उसको करता रहता है। कार्डियक मसल टिश्यू इज कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट, सिर्फ हार्ट में ये तुम्हारा होता है। सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द कार्डियक सेल्स एंड मेक द स्टिक टुगेदर।
सेल जंक्शंस होते हैं कुछ, इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। तो कुछ जंक्शन होता है हार्ट में, कुछ लोग समझ गए मैं क्यों हंस रहा हूँ। कुछ खूंखार लोग। तो वो हार्ट में जो सेल्स होते हैं तुम्हारे, उनके बीच में कुछ इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं, ठीक है। तो वो जो डिस्क होती है वो कनेक्शंस बनाती हैं। जैसे जब भी स्टिमुलस होता है ना, तो वो बहुत ढंग से फैलता है, उसकी वजह से एकदम अचानक से जल्दी से फैलाना होता है ना उसे, ताकि सब एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करें एट्रिया या वेंट्रिकल, जब भी जिसको करना है। तो communication junction intercalated discs disk at some fusion points allow the cell to contract as a unit. तो एक यूनिट एक साथ है ना, मतलब ये as a unit मतलब एक साथ। When one cell receives a signal in to contract, its neighbors are also stimulated to contract. ठीक है, वही चीज़ समझे। अब बात करते हैं न्यूरल टिश्यू की, ठीक है। ये तो भी दिख रहा है एक बढ़िया सी इमेज। तो न्यूरल टिश्यू exert the greatest control over the body, responsive to changing conditions. Neurons are the unit of the neural system and excitable cells. Neurons जो होते हैं तुम्हारे excitable होते हैं ना, एकदम excited state में आ जाते हैं जैसे ही कुछ उनको stimulus मिले। The neuroglial cell which constitute the rest of the neural system protect, भाई 50 to 55% यही होता है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है तुम्हारे न्यूरल टिश्यू को। न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। चूंकि मैं बताया तुम्हें when a neuron is suitably stimulated, the electrical disturbance is generated which swiftly travels along the plasma. तो प्लाज्मा मतलब ये इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लो यहाँ पे स्टिमुलस हुआ तो वो पूरा पूरा बहुत पूरा 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 तेजी से ट्रैवल करता है पूरे न्यूरॉन में। कितनी बोरिंग बातें हैं, सब पढ़ा है, सब पता है तुम्हें। तो अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन एंडिंग एंड द आउटपुट जोन, पता है ना, साइनैप्स के बारे में तो पता ही होगा। एंड मे कॉज स्टिमुलेशन टू इनिबिशन ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन इन द अदर सेल। या तो स्टिमुलस आगे जाएगा साइनैप्स के थ्रू, या तो इनिबिट हो जाएगा, बस यही चीज़ लिखी हुई है। Organ and organ, the basic tissue mentioned above organized to form the organ, which in turn associate to form the organ system in multicellular organism. Such an organism is essential for the more effective and the better coordinated activities of the millions of the cell constituting the organism. Each organ in the body is made up of one or more type of tissue. For example, the heart constitute all the 4 types of tissue. जो हार्ट होता है तुम्हारा, उसमें एपिथेलियम भी मिल जाएगा बाहर के साइड, कनेक्टिव टिश्यू मिल जाएगा है ना, इधर उधर फैला हुआ, मस्कुलर टिश्यू मिल जाएगा, वो तो बनाई है हार्ट, और न्यूरल टिश्यू भी मिल जाएगा, वो सारी चीज़ सिस्टम, मतलब जो हार्ट तुम्हारा पंप करता है ना, तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भागता है, तो वो न्यूरॉन्स के मतलब उसमें रोल होता है। तो मतलब सब कुछ है यार, और क्या चाहिए। वी ऑल्सो नोटिस आफ्टर सम केयरफुल स्टडी दैट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गन एंड द ऑर्गन सिस्टम डिस्प्ले सर्टन discernible trend. The discernible trend is called evolutionary trend. You will study in detail in class 12th. तो पढ़ लेना वहाँ पे। You are being introduced to the morphology and anatomy of the organism at different evolutionary level to show their organization and function. अब तुम्हारा खतरनाक पोर्शन शुरू चैप्टर का। The morphology refers to the study of the external visible features, and in case of plants and microbes, the term morphology precisely means only this. मतलब तुम बाहर से देख रहे हो, जैसे तुमने ये देखा ना, तुम्हारा सेब है ये, तुमने बोला हाँ ये लाल होता है, इसका ऐसा शेप होता है, गोल गोल होता है, एक डंडा होता है ऊपर, है ना, ड्राइंग में हम पत्ता ज़रूर बना देते हैं, ये सारी चीज़ें तुम लिखोगे। एंड अगर मैं एनाटॉमी बोलूँगा तो तुम इसको काट दोगे खच्चाक से, और बोलोगे अंदर इसके बीज होते हैं, ऐसे ऐसे अरेंज रहते हैं, है ना, और एक डंडा निकला होता है ऊपर, और किस्मत ख़राब रही तो कीड़ा भी मिल जाएगा इसी बीज के अंदर, और ऐसा ऐसा रहता है, और इसको थोड़ी देर तक छोड़ दो तो ब्राउन हो जाता है। ये सारी चीज़ें एनाटॉमी में तुम लिखोगे। एनाटॉमी इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब देख बाहर से देखने में, ठीक है। तो इन केस ऑफ एनिमल दे रेफर टू द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन। The word anatomy conventionally is used for the study of morphology of internal organ in the animals. Anatomy मतलब अंदर के जो organs हैं उनकी morphology की study, मतलब अंदर घुस गए तुम, है ना। You will learn the morphology and anatomy of earthworm, cockroach, frog. यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ earthworm and frog। चलो, earthworm is reddish brown terrestrial invertebrate. इन्वर्टिब्रेट होता है एंड रेडिश ब्राउन सा दिखता है, देखे होगे। एंड इट इनहिबिट्स द अपर लेयर ऑफ द मॉइस्ट सॉइल, है ना, ऐसी जगह पर ये मिल जाएगा तुम्हें। ड्यूरिंग द डे टाइम दे लिव इन द बरोज मेड बाय बोरिंग एंड द सॉइलिंग द सॉइल। सॉइल को खा के गड्ढा बना के उसमें घुसे रहता है। गार्डन में मिल जाएंगे तुमको। इट कैन बी ट्रेस्ड बाय द फीकल डिपॉजिट नोन एज वॉर्म कास्टिंग, है ना। इट कैन बी ट्रेस्ड वॉर्म कास्टिंग, इनके जो फीकल मैटर है वही है।
उससे भी मिल जाएंगे, मतलब उनका पता चलेगा है यहाँ पे। द कॉमन इंडियन अर्थवर्म आर पेरेंटी है फेरेंटिमा एंड लम्ब्रिकस, ये हमारे कॉमन इंडियन अर्थवर्म्स हैं जो इंडिया में नॉर्मली दिख जाते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो अर्थवर्म में लॉन्ग सिलेंडर, लंबी सी सिलेंड्रिकल बॉडी है, देखे ही होगे लंबी सी बॉडी। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मोर देन 100 शॉर्ट सेगमेंट, divided into more than 100 short segment which are similar, the metamers about 100 to 120 number। तो बॉडी है ना बहुत सेगमेंट है, बहुत ढंग से सेगमेंट है, पूरी बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइडेड है, 100 to 200 में वेरी करता है, ठीक है। डॉर्सल, डॉर्सल क्या होता है, पीठ है ना, तो इनकी जो पीठ है जो तुम्हें दिखता है वही इनकी पीठ होती है ना, यानी ये लोग पेट के बल रेंगते हैं। कॉकरोच भी जैसे तुम देखते हो उसको तो पीठ दिखती है उससे तुम्हें, है ना, तो डॉर्सल सरफेस होता है, जो तुम देख रहे होते हो वो डॉर्सल होता है, तो इसका भी जो देख रहे हो डॉर्सल। तो डॉर्सल ऑफ द बॉडी इज मार्क्ड बाय द डार्क मीडियन मिड लाइन, तो एक डार्क मीडियन बीच से एक मिड डॉर्सल लाइन है ना जारी होती है। डॉर्सल ब्लड वेसल होती है, वो सबसे इनकी मोटी वेसल है इनकी बॉडी में, तो वो बाहर से दिख जाती है, ये बॉडी सरफेस थोड़ा ट्रांसलूसेंट टाइप का होता है, दिख जाती है, तो इसकी वजह से एक लाइन बढ़ जाती है, तो उससे तुम इसे पहचान सकते हो कि ये इसका डॉर्सल साइड है। अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल है ना, लंबा लंबा उस पर होती है, मतलब ऐसे जैसे ये मान लो अर्थवर्म है तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इसका ये हो जाएगा, गॉट इट। सो द वेंट्रल सरफेस इज डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ जेनिटल ओपनिंग्स, कुछ ऐसे पोर्स दिखेंगे तुमको, बात करेंगे आगे। एंटीरियर एंड कंसिस्ट ऑफ द माउथ, आगे यहाँ पे मान लो माउथ है इसका, एंड वहाँ पे तुम्हें प्रोस्टोमियम नाम का एक चीज़ दिखेगा, प्रोस्टोमियम देख लो, ये तुम्हारा प्रोस्टोमियम, ठीक है, ये माउथ की ओपनिंग है, नहीं प्रोस्टोमियम, ठीक है। ओके, तो ये जो तुम्हारा प्रोस्टोमियम होता है ये क्या करता है, देखो ये मतलब क्या करेगा यार, तुम खुद ही सोचो ना, माउथ पे ऐसे निकला हुआ है, कवर करेगा और क्या ही करेगा। तो प्रोस्टोमियम इज अ लोब विच सर्व्स एज द कवरिंग ऑफ द माउथ एंड अ वेज टू फोर्स, मतलब ये थोड़ा सॉइल को भी इधर उधर करके अर्थवर्म को रास्ता क्रॉलिंग करने के लिए रास्ता बनाता रहता है ना। प्रोस्टोमियम इज सेंसरी है फंक्शन में थोड़ा सा। द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टोनियम, पेरिस्टोमियम मियम 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 पेरिस्टोमियम, पहला जो सेगमेंट है, पहला सेगमेंट यार सबने खुशी खुशी में उसका नाम रख दिया पेरिस्टोमियम, क्या रख दिया, पेरिस्टोमियम, तो ये तुम्हें याद रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो पेरिस्टोमियम एंड बकल कैविटी ब्रैकेट में डाल दिए, ये इसकी बकल कैविटी भी है, विच कंटेन्स माउथ, यही है इसका माउथ भी। द मेच्योर मतलब फर्स्ट ही में तो होगा ना, द मेच्योर वर्म कॉमा द सेगमेंट्स 14 to 16 are covered by the prominent dark bands of glandular tissue called क्लेटैलम। देखो ये क्लेटैलम दिख रहा है तुमको, बहुत ढंग का डायग्राम, ये एक ऐसा ऐसे कवरिंग तुमको दिख जाएगा सेगमेंटेशंस के ऊपर वगैरह, एक कवरिंग रहती है, मतलब ये सेगमेंटेशन नहीं होती, सिर्फ कवरिंग होती है यहाँ पे, एंड जो कवरिंग है इसी को क्या कहते हैं, क्लीटैलम, इसका रिप्रोडक्शन में रोल होता है, आगे दे रखा है। तो दिस बॉडी इज डिवाइजेबल इनटू 3 प्रोमिनेंट, 3 प्रोमिनेंट रीजन में तुम इसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ इसी बेसिस पे, इस क्लीटैलम के प्रेजेंस होने के बेसिस पे। जो क्लीटैलम से पहले का है वो प्री क्लीटैलर, फिर क्लीटैलल वाला जो पोर्शन है वो क्लीटैलर, एंड जो उससे पीछे का है वो हो जाएगा पोस्ट क्लीटैलर, क्लीटैलर ठीक है, कितना बढ़िया टंग ट्विस्टर है, नहीं इतना भी नहीं है, मेरी टंग हर वर्ड में ट्विस्ट हो जाती है। ये जो है ना ये प्री है, ये क्लीटैलर है एंड ये पोस्ट है, इसके बाद नीचे का पूरा इन्फिनिटी तक ठीक है, वो क्या है, पोस्ट क्लीटैलर। तो 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मीथिकल अपर्चर्स आर सिचुएटेड इन द वेंट्रोलेटरल, वेंट्रो मतलब देखो वेंट्रल साइड और लेटरल साइड, लेटरल मतलब होता है साइड, मतलब है ना, क्या होता है साइड में, एंड वेंट्रल तो पता ही तुम्हें ऊपर नीचे है ना, तो डॉर्सल पीठ होती है, तो वेंट्रल जो नीचे का पार्ट है, यहाँ पे हम नीचे ऊपर कहेंगे, ऊपर वो है जो तुम्हें दिखता है, जब तुम कॉकरोच को देखते हो जमीन पे पड़ा हुआ तो तुम्हें जो दिखता है वो है ऊपर और नीचे है, ठीक है। तो वेंट्रल क्या है, नीचे वाला उसका पेट, ठीक है। तुम्हें वेंट्रोलेटरल यानी नीचे साइड पे थोड़ा सा लेफ्ट में तुमको क्या दिखेगा, इंटरसेगमेंटल ग्रूव्स दिखेंगे। इंटरसेगमेंटल, इंटर मतलब क्या होता है, बीच में, सेगमेंट्स के बीच में कुछ ग्रूव्स क्या होता है, डिप्रेशंस को कहते हैं ना, तो कुछ ऐसे ग्रूव्स दिखेंगे, दैट इज 5 से 9 सेगमेंट में, ये एक्चुअली डायग्राम में नहीं ड्रॉ किया है, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं शो किया है, बट मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, लाइक दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन, सो दिस विल बी द फोर्थ वन, दिस विल बी द फिफ्थ वन, दिस विल बी द सिक्स्थ वन, दिस विल बी द सेवेंथ वन। तो
फिफ्थ और सिक्स के बीच में तुम्हें यहाँ पर एक ऐसा पोर सा दिखेगा। वेंट्रल है ये, मान लो डॉर्सल साइड है, मान लो क्या है ये डॉर्सल साइड है, नीचे वाली वेंट्रल है, तो तुम्हें ये इस पोजीशन पे वेंट्रो डॉर्सल मतलब नीचे है, सॉरी वेंट्रो लेटरल, लेटरल मतलब साइड हो गया, ये तो ये साइड व्यू है, ये कौन सा व्यू है, साइड व्यू, साइड व्यू है अर्थवॉर्म का, समझ रहे हो ना, यहाँ पे देखो नीचे लिखा भी है, देखो लेटरल व्यू है, लेटरल मतलब साइड व्यू। तो साइड व्यू में तुमको यहाँ पर ऐसे दिखेगा, एक पोर दिखेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक पोर दिखेगा, यहाँ पर भी एक पोर दिखेगा। तो ये जो तुम्हारे पोर हैं, ये तुम्हारे पोर किसके होते हैं, क्या 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 था, यहाँ होते हैं तुम्हारे 59 सेगमेंट्स पे होते हैं स्पर्मोथिकल पोर्स, हाँ स्पर्मोथिकल अपर्चर्स होते हैं तुम्हारे, गॉट इट। स्पर्म्स इसमें होते हैं स्टोर्ड, बात करेंगे इसकी भी आगे है। तो 5th to 9th सेगमेंट याद रख सकते हो अगर रखना है तो। अ सिंगल फीमेल जेनिटल पोर इज प्रेजेंट इन द मिड वेंट्रल लाइन ऑफ 14th सेगमेंट। 14th सेगमेंट जो है तुम्हारा उसके मिड वेंट्रल, देखो मिड यानी बीच में, वेंट्रल बोले तो नीचे वाले साइड पे, तो नीचे ये इसका वेंट्रल व्यू है, ये राइट साइड वाला जो व्यू है ये वेंट्रल व्यू है ना, ये तुम्हारा कौन सा व्यू है, वेंट्रल, उल्टा रख दिया उसे, एंड ये इसका डॉर्सल व्यू है जो तुम्हें दिखता है। तो ये वेंट्रल व्यू में देखो नीचे यहाँ पे तुमको यहाँ पे एक ये दिख रहा है अपर्चर, तो ये है फीमेल जेनिटल अपर्चर, उसी की बात कर रहे हैं कि मिड मतलब ये सेंटर पे है ना, यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींचूँ, ये लाइन खींचे 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 खींचते जा रहा हूँ खींचते जा रहा हूँ, ये जो बीच वाली लाइन है ये है तुम्हारी मिड वेंट्रल लाइन, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा 14th, इसी में 14th सेगमेंट, जैसे एड्रेस मिल गया तुम्हें पूरा, तो इसके 14th सेगमेंट में यहाँ से गिनोगे तो 14 पे तुमको यहाँ पे फीमेल का अपर्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो द पेयर ऑफ मेल जेनिटल पोर आर प्रेजेंट, पेयर में मेल जेनिटल पोर भी प्रेजेंट होते हैं वेंट्रोलेटरल, अब तो तुम्हें इसका मतलब पता ही चल गया होगा, वेंट्रो मतलब वेंट्रल नीचे, लेटरल मतलब साइड, तो वेंट्रोलेटर साइड में तुम्हें 18th सेगमेंट पे तुम्हें ये दिख रहा होगा, मतलब समझ रहे हो ना वेंट्रोलेटर, जैसे ये मान लो अर्थवॉर्म की बॉडी है, तो ऊपर वाला इसका साइड क्या हो जाएगा, डॉर्सल, गॉट इट, ये क्या हो जाएगी वेंट्रल, ये क्या हो जाएगी लेटरल। तो अब मैं बोला वेंट्रोलेटरल यानी कि ये इसका बीच का, ये लेटरल है वो वेंट्रल है, तो इसके बीच का मतलब यहाँ कहीं, समझ रहे हो, ये इस तरीके से तुमको है क्रॉस सेक्शन व्यू में इस तरीके से। चलो चलो चलो, तो मेल जेनिटल पोर हो गया 18 सेगमेंट, हाँ। न्यूमरस माइन्यूट पोर्स कॉल्ड नेफ्रीडियो पोर्स आर ओपन इन द सर्फेस ऑफ द बॉडी, बहुत सारे छोटे छोटे नेफ्रीडियो पोर्स भी ओपन होते हैं जिनका एक्सक्रीशन में रोल होता है। इन ईच सेगमेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट क्लेटालम देर आर टू रोज, देर आर रोज, एक्सेप्ट याद रख सकते हो कि फर्स्ट लास्ट और क्लेटालम वाला जो पोर्शन है उसको छोड़ के देर आर रोज ऑफ एस शेप्ड सीटे embedded in the epidermal pits of the middle in the middle of the each segment, and the setae can be extended or retracted, their principal role in locomotion। हर सेगमेंट के बीच में एक सीटे होता है, सीटे क्या होता है, कुछ नहीं, जैसे कोई भी एक सेगमेंट का अगर मैं क्रॉस सेक्शन व्यू लूँ इस तरीके से, तो उसमें यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, ये एस शेप्ड दिख रहा है ना, बस यही। तो ये एस शेप्ड सीटे होते हैं जो कि एक तरीके से बाल हैं या फिर सीला जैसा कुछ कुछ, तो ये तुम्हारा मूवमेंट हेल्प करते हैं, गॉट इट, दे आर एम्बेडेड इन द एपिडर्मल पिट्स। अब एनाटॉमी की बात करेंगे, अब तुमने बाहर बाहर से देख लिया तुम कैसा दिखता है, कैसा होता है, क्या क्या होता है, अब थोड़ा अंदर घुसेंगे इसको और एनाटॉमी की बात करेंगे। द बॉडी ऑफ वॉल ऑफ द अर्थवर्म इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल, इसकी जो बॉडी होती है एक्सटर्नली कवर्ड रहती है थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल से, बिलो विच द एपिडर्मिस एंड द टू मसल लेयर, उसके नीचे क्या है तुम्हारी पहले तो क्यूटिकल है, फिर एपिडर्मिस है, फिर दो मसल लेयर भी है, एक सर्कुलर है और एक लॉन्गिट्यूडिनल है, एंड द इनर मोस्ट सिलोमिक एपिथेलियल भी है। कितना कुछ है भाई, एपिडर्मिस इज मतलब देखो इसको काट के अंदर घुस गए हम इसके। द एपिडर्मल क्या बोलते हैं, द एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनार एपिथेलियल सेल विच कंटेन सेक्रेटरी ग्लैंड्स। तो जो हमारा एपिडर्मिस होता है वो बना हुआ है सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स जो कि सेक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास, एंड वो करते हैं सेक्रीशन कुछ। एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट ट्यूब, एक स्ट्रेट सा ट्यूब है दैट रन्स बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी, एंड द टर्मिनल जो पोर्शन होता है उसका माउथ वो ओपन होता है बकल कैविटी में, ठीक है। माउथ वाला जो पोर्शन है बकल कैविटी में ही ना ओपन होगा, ओपन इनटू द बकल कैविटी। फर्स्ट से 3 सेगमेंट तक यही होता है ना, ये यहाँ पे है माउथ, यहाँ पर इसका बकल कैविटी हो गया ये तुम्हारा, एंड स्मॉल नैरो ट्यूब ईसोफेगस 5 से 7 सेगमेंट पे तुम्हारा ईसोफेगस रहता है, छोटा सा पतला सा ट्यूब। द कंटेंट्स इन द मस्कुलर, उसके बाद मस्कुलर गिजार्ड आ जाता है।
अच्छा अभी फेरिंग्स रह गया, हाँ फेरिंग्स आता है पहले, तो माउथ के बाद देखो ना फेरिंग्स है ना, फिर ईसोफेगस है, फिर गिजार्ड है। गिजार्ड कॉकरोच में भी था याद हो तो। इट हेल्प्स इन ग्राइडिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल एंड डिकेइंग लीव्स। द स्टमक एक्सटेंड्स अप टू 9। अच्छा कॉकरोच तो इसके बाद है, उसका वीडियो पहले जाके देखो फिर पढ़ो इसे ठीक है। स्टमक एक्सटेंड मतलब वो तुम उसको देख लोगे तो ये तुम्हें ईजी लगेगा। स्टमक एक्सटेंड फ्रॉम 9 to 14 सेगमेंट्स। फूड ऑफ द अर्थवर्म, मतलब ये कुछ भी खा लेते हैं, ये डिकेइंग लीव्स खाता है एंड ऑर्गेनिक मैटर जो कि सॉइल के साथ मिला हुआ है। तो उसमें कुछ कैल्सीफेरस ग्लैंड्स होते हैं उसके स्टमक में, एंड ये क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरस प्रेजेंट इन स्टमक, ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं यूमिक एसिड को। यूमिक एसिड क्या होता है, ह्यूमस में प्रेजेंट होता है। ह्यूमस क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये लीव्स ऑफ द प्लांट्स मेनली वो जो होती हैं वही ह्यूमस बनाती है। सॉइल का जो सबसे पहली लेयर होती है वो तो वो ह्यूमस यूमिक एसिड बनाता है, एंड ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं तुम्हारे ये कैल्सीफेरस ग्लैंड्स जो कि स्टमक में प्रेजेंट हो रहे होते हैं। द इंटेस्टाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द 15 सेगमेंट। तो ये तुम याद रख सकते हो कि इंटेस्टाइन जो है तुम्हारा 15 सेगमेंट से चालू है एंड कंटिन्यूज टू द लास्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट तक खिंचा हुआ है। द पेयर ऑफ द शॉर्ट एंड द कॉनिकल इंटेस्टाइनल के आर प्रोजेक्ट फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द 26 सेगमेंट। यहाँ पे देखो 26 सेगमेंट, ये रहा लगभग, यहाँ पे ये रहा तुम्हारा एक ये रहा, एक ये रहा। ये क्या है, इंटेस्टाइनल के कम, है ना। तो the characteristic feature of the intestine as a 26 segment, except the last 23-25 segment, in the presence of the internal median folds called dorsal wall called tem uh, देखो इस पे इसी पे क्वेश्चन आया, थिम्फ्लोजोल। थिम्फ्लोजोल तो पहले ये क्या क्या सुनो। द प्रोजेक्ट इन द इंटाइन इनटू द 26 सेगमेंट में होते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंटेस्टाइन आफ्टर 26 के बाद, ठीक है, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि इंटेस्टाइन को पहचानने का। 23 एंड 25 को छोड़ के, एक्सेप्ट द लास्ट 23 एंड 25 सेगमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल मीडियन फोल्ड। एक मीडियन फोल्ड है, मीडियन फोल्ड ऑफ डॉर्सल वॉल का, डॉर्सल वॉल याद रखना, डॉर्सल वॉल ना कि वेंट्रल, वेंट्रल नहीं, ऊपर वाली वॉल का मतलब ऐसे होता है जैसे ये नॉर्मल है एंड ये कुछ ऐसा आएगा और ऐसे फोल्ड हो जाएगा एंड अंदर ऐसे बल्जिंग सा स्ट्रक्चर बना लेगा, ये अर्थवर्म बन जाएगा। अब ये जो अंदर जो फोल्ड हो गया है इसी को हम क्या कहते हैं, थिम्फ्लोजोल, क्या कहते हैं, थिम्फ्लोजोल, ठीक है। तो दिस इंक्रीज द इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब यार अंदर ऐसे फोल्ड हो गया तो एरिया बढ़ ही गया। द एलिमेंट्री कैनाल ओपन्स टू द एक्सटीरियर बाय द स्मॉल राउंड एपर्चर कॉल्ड एनस। एनस से एलिमेंट्री कैनाल ओपन हो जाता है। Indigested organic rich soil passes through the digestive tract when the digestive enzymes are मतलब वही digestive एक्ट करती है, ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स का सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस में, एंड सिंपलर कंपाउंड्स आर एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन एंड आर यूटिलाइज। तो सिंपल जो सब्सटेंस हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे एंड उनका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो एक है तुम्हारा क्या बोलते हैं, पेरिटिमा, ये बस एक अर्थवर्म का ही वही जीनस है। अर्थवर्म का जीनस क्या है, पेरिटिमा, विच एग्जिबिट अ क्लोज टाइप ऑफ ब्लड, मतलब वही अर्थवर्म का क्लोज टाइप ऑफ वेस्कुलर सिस्टम होता है। द कंसिस्टिंग ब्लड वेसल्स भी होंगी, कैपिलरीज भी होंगी, हार्ट भी होता है इनके पास। ड्यू टू द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम द बर्ड इज कन्फाइंड इन द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। द contractions of the keep the blood circulating in the one direction। तो contractions हो रहे होते हैं हार्ट में, वो ब्लड को एक डायरेक्शन में रखते हैं। स्मॉलर ब्लड वेसल्स सप्लाई द गट, नर्व कॉर्ड एंड द बॉडी वॉल। ब्लड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन 4th, 5th, 6th सेगमेंट। ब्लड ग्लैंड्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द 4th, 5th एंड द 6th सेगमेंट। दे प्रोड्यूस ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन विच इज डिसॉल्व्ड इन द ब्लड प्लाज्मा। तो क्या करते हैं, ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं जो कि विच इज डिसॉल्व्ड इन द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड सेल्स आर फैगोसिटिक, ब्लड सेल्स आर फैगोसिटिक। तो फैगोसिटिक होते हैं, खा जाते हैं कुछ भी माइक्रो फॉरेन बॉडी को। एंड अर्थवर्म लैक स्पेशलाइज ब्रीदिंग डिवाइस, कोई भी इसका ब्रीदिंग डिवाइस नहीं होता स्पेशलाइज। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज थ्रू अगर तो मॉइस्ट बॉडी सरफेस से इसका सांस लेना का वाला काम हो रहा होता है, ठीक है, डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ओके, सो ये इनका डायग्राम वगैरह है, ये तुमको हार्ट वगैरह दिख रहे हैं, लिटरल हार्ट, दिस इज डॉर्सल वेसल, the ventral vessel you see, this is the lateral esophageal vessel and this is the subneural vessel, this is the common क्या commissural vessel, this is the lateral esophageal hearts। तो ये सारी चीज़ें तुम बस देख लो एक बार, एंटीरियर लूप्स हैं, तो इसको बस देखने की जरूरत थी क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अकर्स एज सेगमेंटली अरेंज्ड कॉइल ट्यूब्यूल्स कॉल्ड नेफ्रीडिया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में ना इनके बाद नेफ्रीडिया के अलावा कुछ खास होता नहीं है।
नेफ्रीडिया या मेनली दे आर सेगमेंटली अरेंज कॉइल ट्यूब्यूल्स कॉल्ड नेफ्रीडिया, कॉइल ट्यूब्यूल्स होती हैं ये जो कि सेगमेंट हर सेगमेंट में अरेंज होती है। एंड थ्री टाइप्स, तीन तरीके की तुम्हें ये मिल जाएंगी। पहला जो है तरीका वो है सेप्टल, ठीक है। सेप्टल तुमने हार्ट में सुना होगा, सेप्टम जो इधर उधर डिवाइड करते हैं। सेप्टल नेफ्रीडिया प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इंटरसेगमेंटल सेप्टा। तो जो सेप्टा इंटरसेगमेंटल मतलब दो सेगमेंट्स के बीच का सेप्टा, ये जैसे दो सेगमेंट्स हैं इनके बीच में, तो इनके बीच में तुम्हारे क्या मिल जाएंगे, सेप्टल नेफ्रीडिया। क्या मिल जाएंगे, सेप्टल नेफ्रीडिया ऑफ 15 सेगमेंट टू द लास्ट दैट ओपन द इंटेस्टाइन। 15 से लास्ट तक ये तुम्हें दिख जाएंगे। इंटेग्यूमेंट्री मतलब इंटेग्यूमेंट मतलब ऐसे कवरिंग टाइप है ना, यहाँ पे बॉडी वॉल एग्जैक्टली वर्ड यूज है। तो इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया अटैच टू द लाइनिंग ऑफ द बॉडी वॉल, ठीक है, ऑफ सेगमेंट 3 टू लास्ट एंड ओपन टू द बॉडी सर्फेस। और थर्ड है तुम्हारा फिरेंजियल, देखो नाम में फिरिंग्स आ रहा है, फिरिंग से कुछ रिलेशन। नेफ्रीडिया प्रेजेंट द 3 पेयर टफ्ट्स इन द 4th 5th एंड 6th सेगमेंट्स। तो ये जो 4th 5th सेगमेंट्स है यहीं पे तुम्हारे इस अपना फिरिंग्स भी होता है, तो इस वजह से उनका नेफ्रीडिया का नाम भी फिरेंशियल रख दिया। तो these different types of nephridia are basically similar in structure. Nephridia regulate the volume and the composition of the body fluids. तो वॉल्यूम मतलब कुछ एक्स्ट्रा है तो बाहर बाहर निकालो, एंड कंपोजिशन उसमें अगर कुछ आयंस फैंस उल्टे सीधे तो उसको भी सही रखो। नेफ्रीडियम स्टार्ट्स आउट एज अ फनल दैट कलेक्ट्स द एक्सेसिव ब्लड फ्रॉम द सिलोमिक चेंबर। सिलोमिक चेंबर से पूरा भी कचरा निकालता है जो भी एक एक्सेस फ्लूइड है। एंड द फनल कनेक्ट्स विद द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रीडियम विच डिलीवर्स द वेस्ट थ्रू द पोर ऑफ द सर्फेस ऑफ द बॉडी वॉल इनटू डाइजेस्टिव ट्यूब। डाइजेस्टिव ट्यूब में उसको ड्रेन कर दिया जाता है, फिर निकल ही जाएगा ना बॉडी से अल्टीमेटली। नर्वस सिस्टम इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय द गैंग्लिया। गैंग्लिया से नर्वस सिस्टम रिप्रेजेंटेड है, अरेंज सेगमेंट वाइज। वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड, द नर्व कॉर्ड इन द एंटीरियर रीजन इज 3rd 4th सेगमेंट में तुम्हारी नर्व कॉर्ड होती है। मतलब ऐसा मान लो अर्थवॉर्म है, ठीक है, दिस इज द अर्थवॉर्म। एंड अगर मैं इसका बनाऊं अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यहाँ पे ऐसे इसका माउथ हो जाएगा। एंड देखो इसमें लिखा है 3rd 4th सेगमेंट में क्या होता है, नर्व कॉर्ड और द एंटीरियर रीजन, ये आगे का एंटीरियर वही होगा ना जब माउथ होगा, तो इसका माउथ वगैरह हो जाएगा, फिर इसका फेरिंग्स वगैरह चालू हो जाएगा। यहाँ पे बना देता हूँ। एंड व्हाट द बुक इज टेलिंग अस दैट 3rd 4th सेगमेंट पे, ये 1st 2nd 3rd 4th सेगमेंट पे बाइफर्केशन हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पर कुछ ऐसे दो लोब्स का स्ट्रक्चर होता है, वो नीचे जाता है एंड वो सिमिलरली पीछे से भी नीचे जाता है। यहाँ पर डॉटेड लाइन बना देता हूँ एंड वो जुड़कर फिर यहाँ से चला जाता है स्ट्रेट। दिस इज द होल थिंग। एंड ये जो पार्ट है ना, ये मुड़ा वाला पार्ट, पहले तो ये पूरा ये नीचे तक आने वाला है, एंड ये ऊपर के दो पार्ट्स हैं, ये पूरा ना एक तरीके से सारे सिग्नल लेकर एंड सोचता है। तो इसको तुम एज कह सकते हो ब्रेन है। इट बाइफर्केट्स लेटरली, नीचे जाके बाइफर्केट्स लेटरली, है ना, नीचे जाके वो बाइफर्केट कर जाता है इन सर्कलिंग द फेरिंग्स। ये क्या होता है, ये होता है हमारा फेरिंग्स। तो फेरिंग्स को ऐसे गोला नहीं बना लिया, इधर ऐसे ऐसे गोला बना लिया ना, ये इसी गोले की बात हो रही है कि एक गोला सा बना लिया है। एंड जॉइंस द सेरेब्रल गैंग्लिया डॉर्सली फ्रॉम द नेवरनिंग। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे एक ऐसे लाइन आई एंड उसको फिर बाइफर्केट होके ऐसे ज्वाइन करके एक रिंग बना ली है, बस यही चीज़ उसको लिखी हुई है, नर्व रिंग, ठीक है। द cerebral ganglia along with the other nerves in the ring integrate sensory input and will command a muscular response। तो sensory input को integrate करते हैं एंड कमांड करते हैं muscular response of the body को। तो ये एक तरीके से ब्रेन ही है, यही, और ब्रेन का काम ही क्या होता है। बट ऐसा एग्जैक्टली मेंशन नहीं है कि उसके ब्रेन है या ब्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं, बट तुम्हें थोड़ा सा ऐसे याद करने के लिए तुम याद रख सकते हो। Sensory system does not have eyes but does possess light and touch sensitive organs। सेंसरी सिस्टम है, उसमें आइज तो नहीं होती, बट ऐसे कुछ सेल्स होते हैं स्पेशलाइज्ड, ऐसे कुछ रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि डिस्टिंग्विश कर लेते हैं लाइट इंटेंसिटीज को, है ना, यानी कि लाइट को एक तरीके से थोड़ा सा कहीं ना कहीं फील कर सकते हैं। टच सेंसिटिव ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि ग्राउंड में जब कोई चल रहा है या उनको कुचलने की कोशिश कर रहा है तो वो थोड़ा सा वो फील कर सकते हैं उसके वाइब्रेशन को, ठीक है। एंड द वार्मथ ऑफ द स्पेशलाइज्ड कीमो रिसेप्टर्स, कुछ कीमो रिसेप्टर्स होते हैं
जो कि टेस्ट रिसेप्टर्स हैं एक तरीके से। केमिकल यार हमारा टेस्ट रिसेप्टर कीमो रिसेप्टर ही तो है एक तरीके से, विच रिएक्ट टू केमिकल स्टिमुलाई। तो केमिकल स्टिमुलाई पे भी ये रिएक्ट करते हैं। द सेंस ऑर्गन्स आर लोकेटेड ऑन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द वॉर्म। सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं ये इंटीरियर पार्ट ऑफ द वॉर्म पे लोकेटेड है। एंड द अर्थवॉर्म इज हेमोफ्रोडाइट, यानी कि बाइसेक्सुअल, यानी कि टेस्टिस एंड ओवरीज आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। एक ही इंडिविजुअल में दोनों ही चीज़ें हैं, टेस्टिस भी हैं ओवरीज भी हैं, मेल का भी है फीमेल का भी है। बट ऐसा नहीं है कि ये लोग कॉपुलेशन नहीं करते हैं कॉपुलेशन, बट उसमें जैसे जो मेल, जैसे ये मान लो ये कोई एक अर्थवॉर्म है, स्पर्म दे देगा दूसरे वाले स्पर्म को, स्पर्म दे देगा सामने वाले अर्थवॉर्म को, एंड उसका स्पर्म ले लेगा, तो वेरिएशन तो आएगा, है ना, जो कि एवोल्यूशन के लिए चाहिए। बट और बाइसेक्सुअल होते हुए भी इनका काम हो जाता है, ठीक है। इनका कोई लड़का लड़की का चक्कर नहीं है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस, 2 टेस्टिस के पेयर्स हैं प्रेजेंट ऑन द 10th एंड द 11th सेगमेंट्स। 10th 11th सेगमेंट पे इनका 2 पेयर ऑफ टेस्टिस तुमको दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तुमको देखो टेस्टिस होगा, ये रहा टेस्टिस सैक विथ टेस्टिस, गॉट इट। So the vasa differentia runs up to 18 segment where they join to the prostatic gland. Prostatic gland. इससे तुम्हारे वासा डिफरेंशिया, वही एक तरीके से वास डिफरेंस तुम्हारा निकला हुआ है, ये यहाँ से निकला हुआ है, लंबा सा है, नीचे 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 जा रहा है ना, नीचे जाके तुम्हारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है या फिर प्रोस्टेटिक ग्लैंड, इससे जाके जुड़ गया एंड फिर इससे निकला है यहाँ से। चलो आगे देखो पहले। द 2 पेयर्स ऑफ द एक्सेसरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, 1 पेयर ईच इज 17-19 सेगमेंट पे होते हैं। एंड द कॉमन प्रोस्टेट, आई डोंट थिंक सो तुम्हें सेगमेंट से रटने की जरूरत है, क्योंकि एकदम ही रट्टा वाला चीज़ हो गई, बट बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो एक जैसे वो मिला ना। तो काफ़ी क्वेश्चन वैसे इजी था, क्योंकि ऊपर ही का था, ज़्यादा इतना डीप नहीं था। तो कॉमन प्रोस्टेट एंड द स्पर्मेटिक डक्ट वासा डिफरेंशिया ओपन्स टू द एक्सटीरियर बाय द पेयर ऑफ मेल जेनिटल पोर्स। तो कुछ नहीं, बस ये यहाँ पे ऐसे अंदर चला गया, तो अंदर पीछे साइड पोर होता है जिससे खुल जाता है, जो कि हमने देखा था। एंड opens into the exterior by the pair of male genital pores on the ventrolateral side of the 18th segment. ventrolateral side में थी पोजीशनिंग थी, तो वहीं पे खुलेगा ना, बेसिक से बात। तो 4 पेयर ऑफ स्पर्मोथिका allocated in 6 to 9 सेगमेंट, ठीक है। 4 पेयर ऑफ स्पर्मोथिका होते हैं एंड 6 to 9 सेगमेंट पे लोकेटेड हो रहता है। दी रिसीव, ये ना तुम्हारे स्पर्म को रिसीव करते हैं। यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ कहता है कि वो एक तरीके से एक अलग ही पैकिंग में आता है स्पर्म्स, ठीक है। तो वो स्टोर करता है स्पर्मेटोजोआ को, मतलब स्पर्म्स को स्टोर करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन जब हो जाता है तो वो स्पर्म को स्टोर करके रखता है, वही स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म ही। तो 1 पेयर ऑफ ओवरी आर अटैच्ड टू द इंटरसेगमेंटल सेप्टम ऑफ 12th and 13th सेगमेंट। 1 पेयर ऑफ ओवरी इज अटैच्ड टू व्हाट? इंटरसेगमेंटल सेगमेंट्स के बीच में, सेप्टम ऑफ 12th and 13th। यहाँ पे देखो ये 12th है, ये 13th है, इसका जो बीच का सेगमेंट है वहीं पर तुम्हारा ओवरी प्रेजेंट, वही कह रहा है। ओवेरियन फनल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द ओवरीज। तो यहाँ पे तुम्हें ओवेरियन फनल दिख रहा है, यहीं से एग वगैरह कलेक्ट होगा, यहीं पे चला जाएगा, ठीक है। एंड नीचे जाके देखो वो फ्यूज हो रहा है, कंटिन्यूइंग टू इनटू ओविडक्ट विच जॉइन टुगेदर एंड ओपन इन द वेंट्रल साइड एज द सिंगल मीडियन फीमेल जेनिटल पोर एट द 14th सेगमेंट। तो यहाँ पे ये ऐसे भी इधर से आ रहा है एंड फिर ज्वाइन हो जा रहा है, नीचे जाके ओपन हो जा रहा है, ठीक है। एंड सिमिलरली जैसे यहाँ पर 2 में ओपन हो रहा है, वो यहाँ एक ही में ओपन हो रहा है, तो इस वजह से ये पीछे से एक ही दिखेगा वेंट्रल साइड से। सो वेयर वी वर a mutual exchange of the sperm occurs between the 2 worms during the mating. One worm has to find another worm. They mate just posing opposite gonadal opening, exchange the packets of sperm and cause spermatophores. Mature sperm and egg cells and nutritive fluid are deposited in the cocoons produced by the gland cells of the clitalum. तो जो तुम्हारा fertilized egg वगैरह हो गया, उसको तुम क्लीटल एक कुकून सा सिक्रीट करता है एक तरीके से, ग्लैंड सेल्स ही है ना, तो वो उसमें सिक्रीट कर देता है, जिसका वो एक तरीके से फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसको मेच्योरिटी तक ले जाता है, न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड कराता है। तो फर्टिलाइजेशन इन द डेवलपमेंट अकर्स विद इन द कुकून्स विच आर डिपॉजिटेड इन द सॉइल। तो सॉइल में उसे डिपॉजिट कर देते हैं जहाँ पे उनका फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट हो रहा होता है।
द ओवा एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म सेल्स विद इन द कुकून, कुकून के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, which slips off the worm and is deposited in nest light and the cocoon holds the worm embryo. ठीक है, वो होल्ड करता है worm के embryo को. After about 3 weeks each cocoon produce 2 से 20 baby worms with an average of 4. The development of earthworm is direct, that is there is no larva form. तो कोई भी डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट है एंड कोई भी लार्वा का फॉर्मेशन नहीं है ना, सीधा वहाँ पे अर्थवर्म बना उसके पाउच में, मतलब कोकून के अंदर से फिर सीधा अर्थवर्म निकला, कोई भी ऐसा चक्कर नहीं है. Earthworm are known as friends of farmers because they make burrows in the soil and they make it porous, which helps in the respiration and penetration of developing plant roots. Process of increasing fertility of the soil by the earthworm are called वर्मी कंपोजिटिंग. ठीक है, तो मतलब फार्मर्स इसका यूज़ करते हैं वर्मी कंपोजिटिंग में, वर्म्स यूज़ करते हैं वहाँ पे मेनली सॉइल को और ज़्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस से रिच बनाने के लिए, जो कि प्लांट्स के लिए ज़रूरी अच्छी बात है. दे आर ऑल्सो एज अ बेट ऑफ गेम फिशिंग. ठीक है, इसमें भी इनका रोल हो रहा होता है. एंड कॉकरोच यहाँ पे हम स्किप करते हुए, ठीक है, क्योंकि इस पर अच्छा खासा वीडियो में कवर कर चुका हूँ जिसमें मैंने एक एक लाइन, एक एक वर्ड पूरे बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है. अब बात करते हैं फ्रॉक की. ठीक है, मेढक किसको किसको गंदा लगता है? मेरे को तो यार बहुत गंदा लगता है कसम से, बट इतना भी गंदा नहीं लगता, बहुत गंदा लगता है. इतना भी गंदा नहीं लगता, बहुत गंदा लगता है, क्या बात बोलता हूँ. दे कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड फ्रेश वाटर, लैंड में भी रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, काश पानी में रहते हैं. दे बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया, एम्फीबिया में रहते हैं, फाइलम कॉर्डेटा. मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ द फ्रॉग फाउंड इन द इंडिया इज राना टिग्रीना, ये इंडियन वर्जन है. डेड मतलब कॉमन है बहुत इंडिया में. यहाँ पे कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं है, आसपास के हिसाब से बनता है. दैट इज द बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर है उस हिसाब से करते रहते हैं. सच एनिमल आर कोल्ड ब्लडेड या फिर पोइकिलोथर्म्स इनको कह सकते हो, तुम कोल्ड ब्लडेड भी कहते हो. तो इसका मतलब ये नहीं इनका खून ठंडा है, इसका मतलब ये है कि आसपास जैसा एनवायरमेंट होगा वैसे ही अपना भी खून का टेम्परेचर कर लेंगे, इनको कोई मतलब नहीं है. जैसे हम लोग होते हैं, हम गर्म ही रखते हैं हमेशा, बट इनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. You might have also noticed the changes in the color of the frog while they are in the grass or on the dry land. थोड़ा सा इनका ना कलर में भी चेंज हो रहा होता है. They have ability to change color. ठीक है, ये सब भी इनके पास है. To hide from their enemies, camouflage कहते हैं ना जिसे. This protective coloration is called mimicry. इसको mimicry कहते हैं. You may also know that the frog are not seen during the peak summer and the winter. Hibernation पे चले जाते हैं. ठीक है, during this period they shelter in the deep burrows and protect them from the extreme heat and cold. ठीक है, ज़्यादा ही हीट कोल्ड होगा भाई, उनकी बॉडी खुद से हीट तो होती नहीं है, तो मरने का खतरा है, तो इसलिए भाई सो जाओ. ठीक है, कोई भी दिक्कत है जीवन में, चद्दर ओढ़ो और सो जाओ. तो ये भाई सॉइल का चद्दर ओढ़ के, धरती माता का चुनरी ओढ़ कर सो जाते हैं और बस सो जाते हैं और क्या, और एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड से बचे रहते हैं. दिस इज नोन एज समर स्लीप्स. समर स्लीप्स कहते हैं, यानी कि एस्टिवेशन. एंड विंटर स्लीप को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन. हाँ, तो हाइबरनेशन एग्जैक्ट ये वर्ड नहीं सही होगा, तुम्हें कहना चाहिए कि दोनों को साथ में अलग वर्ड है. मतलब समर स्लीप को क्या हो गया? एस्टिवेशन. एंड विंटर स्लीप को हाइबर, समझ गए हो गया. ठीक है, तो इनका ये ऐसा रहता है, ये गंदा सा फ्रॉग. मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं. दे हैव एवर टच द स्किन. नहीं भाई नहीं, प्लीज़ प्लीज़, बहुत बहुत ही गंदी फीलिंग होती है. एक बार गलती से मैंने पैर से टच कर लिया था और फिर मैंने घिस घिस के पैर धोया कसम से. स्किन ऐसा नहीं है उसमें कुछ पॉइजनस होगा या गंदा होगा, बट वो गंदा लगता है बहुत, मतलब अजीब सा लगता है, स्लिपरी सा, वही है ना, स्मूथ स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस. म्यूकस होता है बट ठीक है, मुझे नहीं पसंद. स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन. मॉइस्ट कंडीशन में मेंटेन रहती है स्किन हमेशा. कलर ऑफ द डॉर्सल साइड, क्योंकि एक्सचेंज गैसेस का इजीली होता है ना. कलर ऑफ द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन जैसा कलर होता है. एंड डार्क इरेगुलर स्पॉट्स भी होंगे. ऑन द वेंट्रल साइड द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो एंड द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर. वाओ, कभी पानी नहीं पीता ये, पानी में रहता है, पानी नहीं पीता, जबकि एब्जॉर्ब कर लेता है उसको स्किन के थ्रू. ठीक है, तो स्किन के थ्रू यहाँ पे वो एब्जॉर्ब कर लेता है. बॉडी ऑफ द फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक. हेड, ट्रंक, काम खत्म. द नेक एंड टेल आर एब्सेंट. नेक एंड टेल बोथ आर एब्सेंट. ना इसके पास गर्दन है, ना इसके पास कोई पूंछ है. वाओ, चलो तो above the mouth a pair of nostrils are present. यहाँ पे एक इसका नॉस्ट्रल प्रेजेंट होता है. वाओ, इस पे तो बहुत मैं सुंदर करते जाने, इसकी सींगे बना देते हैं. ये बात अब लग रहा है ये फ्रॉग
अभी तक तो ये जोकर लग रहा था। कितना खूंखार है। चलो तो इसके लंबे लंबे दांत भी होंगे। यस परफेक्ट। अब सही है। हाँ ठीक है, कर दो डिसलाइक, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आईज आर बल्ज आउट। आईज जो होती हैं ऐसे बाहर से निकली होती है। एंड दे आर कवर्ड बाय द निस्टीटिंग क्या निक्टी निक्टिटेटिंग निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। मतलब देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, ड्रॉ से ही समझ आएगा तुमको। ऐसे देखो ये आंखें हैं किसी की, आंखों में तेरी, यहाँ पे आंखें बना दो, पलके बना दी मैंने। देखो यहाँ पर एक तो आईलिड तुम्हारी ये ऊपर वाली होती है आईलिड, एक आईलिड तो तुम्हारी नीचे वाली होती है, एक आईलिड और होती है यहाँ पर हल्की सी ऐसे होती है, कभी ध्यान से देखना। तो वो आईलिड वैसे तो फंक्शनल नहीं होती ह्यूमंस में, बट कुछ में होती है, जैसे फ्रॉग में वो यहाँ तक आ सकती है या फिर इससे भी ज़्यादा, नहीं पूरी आ जाती है, हाँ पूरी आँख को कवर कर लेती है ऐसा। एंड दिस आईलिड इज समवॉट व्हाट वी कॉल इट समवॉट ट्रांसपेरेंट, समवॉट क्या पूरी ट्रांसपेरेंट होती है। एंड ये पानी में, जब पानी में जा रहे होते हैं इनको, अब अच्छे पानी में तो भाई ये तैरते नहीं है, मतलब हर जगह तैरते हैं बट तैरते हैं, जो भी होता है पानी गंदा ही होता है, तो उससे इनको ना थोड़ा सा प्रोटेक्शन देकर रखती है, कवर कर लेगा ना पूरी आंखों को। तो इनकी थर्ड आईलिड है, ये क्या है, ये थर्ड आई लिड, गॉट इट। दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड वाटर, ठीक है। ऑन द ईदर साइड ऑफ द आई मेम्ब्रेनस थिम्पैनम, एक यहाँ पे ये दिख रहा है, दिस इज द देयर थिम्पैनम मेम्ब्रेन। थिम्पैनम वही कान है यार इनके, ठीक है। तो डायरेक्टली थिम्पैनम मेम्ब्रेन है दैट रिसीव साउंड सिग्नल, तो आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो फोर लिम्स हैं, हैंड लिम्स हैं, फोर लिम्स आगे वाले, हैंड लिम्स से पीछे वाले। एंड स्विमिंग में हेल्प करते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, लीपिंग कर सकते हैं, बरिंग गड्ढा वड्ढा खोद सकते हैं ना। द हिंड लिम्स एंड द 5 डिजिट्स, हिंड लिम्स में 5 डिजिट होते हैं जो पीछे वाले हैं, ठीक है। डिजिट्स वही उंगलियाँ। एंड वो बड़े भी होते हैं, मस्कुलर भी होते हैं, देखने में ही लग रहा है। एंड फोर लिम्स से ज़्यादा, इसी की मदद से वो कूदते वगैरह है ना। एंड द एंड ऑफ द 4 डिजिट्स, मतलब जो फोर लिम्स हैं इसमें सिर्फ 4 ही डिजिट्स होती हैं, मतलब 4 ही उंगलियाँ होती हैं, ठीक है। एंड फीट हैव वेब डिजिट्स, फीट की वेब डिजिट्स होती है, मतलब ऐसे एक जैसे ये टडंग टडंग, आहा बढ़िया। देखो ये वेब समझ आ रहा है ना, पता ही होगा तुमको, कार्टून वार्टून देखते हो, ये कुछ इस तरीके से ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये वेब्ड है, वेब्ड है मतलब ऐसे जाल, मकड़ी का जाल नहीं है एक्चुअली, बट वो बताना क्या चाहते हैं कि ये एक फ्लैप बनाता है, जैसे स्विमर्स तुम देखोगे ना, वो जो पानी में तैरते हैं वो लोग ऐसे एक कुछ पहने रहते हैं जो कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसे वो लोग पहने रहते हैं, है ना। इसको वो लोग पहने रहते हैं जो कि उनको हेल्प करता है स्विमिंग में। क्यों हेल्प करता है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा देता है ना, अब वो अच्छे से एक तरीके से उसे एज अ फ्लैप यूज़ करके फर्दर बहुत अच्छे तरीके ढंग से स्विम कर सकते हैं। तो वही चीज़ है इनका, में पैदाइशी होती है वो चीज़, है ना। ये पानी में ही रहना है ज़िंदगी भर। फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब देख के तुम बता दोगे कि वो मेल है फीमेल, इसको कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। देखो दो मॉर्फिज्म, सेक्सुअल मॉर्फिज्म मतलब है मॉर्फोलॉजी, है ना, दो टाइप की, तुम्हें सेक्स के बेसिस पे दो टाइप की मॉर्फोलॉजी मिल जाएगी, यानी कि जेंडर के बेसिस पे। मेजर मेल फ्रॉग होता है वो, उसमें साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक होता है ना। सैक क्या होता है, कुछ नहीं, वो जो तुम देखे होगे कभी कोई एनिमेशन या कहीं पे भी, ऐसे ऐसे गला फुलाता है कोई फ्रॉग, है ना, टर टर जब कर रहा होता है ऐसे गला फुलाता है, फिर पिचकाता है, फिर फुलाता है, पिचकाता है। तो जो गला फुला रहा है ना, इसे मेल कर पाता है। यस, दिस दिस इज मेल का फीचर। एंड एक और फीचर होता है इनका, जैसे ये हाथ होता है, खैर ये हिंडलिम बना रख, हिंडलिम नहीं है, फोर ही लिम्ब है। तो ये जो फोर लिम्ब मैंने बना दिया यहाँ पे, 4 फिंगर होते हैं ना फोर लिम्ब में, तो इसमें जो इनका ये यहाँ पर एक ऐसा एक बलून टाइप का स्ट्रक्चर, मतलब समझ लो इनका जो अंगूठा जैसा है जो भी है वो ऐसे स्वेल सा हो रखा होता है, ठीक है, स्वेल होता है। मतलब नहीं चमका तो रुको चमकाता हूँ। यहाँ पर एक ऐसे बना रहा हूँ, ये बड़ा अजीब सा होता है हाथ, और एक ऐसे दो, डिफरेंस पता चल रहा है। हाँ पता चल रहा है, यहाँ यहाँ पे थोड़ा सा ये स्वेलिंग से हो रखा है। हाँ तो यही है, ये तुम्हारे होते हैं कॉपुलेटरी पैड्स, क्या कहते हैं, कॉपुलेटरी पैड्स। तो मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक एंड आल्सो द कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब की फर्स्ट डिजिट, आगे वाले पैर की
पहले डिजिट पे, ये तुम्हें दिखा है, विच आर एब्सेंट इन फीमेल फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इससे तुम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। एनाटॉमी, एनाटॉमी तो यार एकदम इंसानों जैसा है इनका सब, देखो इंसानों जैसे काम धाम, लीवर, गॉल ब्लैडर है, ईसोफेगस, हार्ट दिख रहा है, लंग्स दिख रहा है, स्टमक दिख रहा है, फैट बॉडी दिख रही है, सब 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 मतलब इंसान ही है ये। और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा इन्हीं के साथ, थोड़ा सा बचा है बस, जल्दी से इसे कवर करते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा नहीं है बट ठीक है, करते हैं कवर। ठीक है, ओके ओके ओके, कहाँ थे हम? हाँ, एनाटॉमी। द बॉडी कैविटी ऑफ द फ्रॉग अकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम एंड जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, सबकी बात करेंगे। दे आर वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है क्योंकि वो कार्निवोरस होते हैं। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। तो ये सिर्फ कार्निवोरस होते हैं एंड हेंस द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन इज रिड्यूस, इसलिए इंटेस्टाइन छोटा सा होता है। द माउथ ओपन्स इनटू द बकल कैविटी that leads to esophagus and through pharynx, and esophagus is short tube that opens in the stomach। मैं अगर ना तुम्हें बताऊँ ना कि ये फ्रॉग नहीं है, तुमको लगेगा इंसान ही तो है एकदम। which in turn continue to intestine, rectum and finally opens into the cochlea। बस एक डिफरेंस है क्लॉका, ये इनमें होता है, ठीक है, क्लॉका क्लॉका। तो ये जो क्लॉकल अपर्चर है, ये इनका जो फाइनल एक तरीके से एनस वाला काम ये कर रहा होता है। गॉट इट। सो लीवर है, लीवर होता है, बाइल सेक्रेट करता है, बाइल सेक्रेट करता है जो कि स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। पैनक्रियास होता है, बैकग्राउंड डाइजेस्टिव ग्लैंड सेक्रेट, डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं। फूड जो होता है वो कैप्चर बाय बाइलोब टंग, इनकी टंग क्या होती है, बाइलोब्ड होती है। डाइजेशन ऑफ फूड होता है हमारा, एडिशन ऑफ HCl होता है गैस्ट्रिक जूसेस का, सीक्रेट बाय द वॉल ऑफ स्टमक में हो रहा होता है। फिर पार्शली डाइजेस्टिव फूड को हम चाइम कहते हैं और काइम कहते हैं, एंड दैट इज पास्ड ऑन स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज ड्यूडेनम में जाके गिरता है एकदम इंसानों की तरह। ड्यूडेनम जो होता है वो बाइल रिसीव करता है गाल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूसेस फ्रॉम द पैनक्रियास थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। भाई कितना मतलब कुछ तो डिसिमिलर कर दो। बाइल इमल्सिफाइज द फैट्स एंड पैनक्रियास जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स पे एक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब हम ही है ये, और कुछ डिफरेंस नहीं है। फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन, कुछ तो छोड़ दो, फाइनल डाइजेशन जो है इंटेस्टाइन में हो रहा होता है। डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक होल्ड्स इन द इनर वॉल, मतलब इनके पास भी विलाई और माइक्रोविलाई भी इनके पास भी होते हैं जहाँ पे अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो पाए। अनडाइजेस्टेड फूड मूव ऑन कर जाता है, पासेस थ्रू क्लोआका, क्लोआका कहना चाहिए ना इसे, जो भी है। तो फ्रॉग रिस्पायर्स ऑन लैंड एंड वाटर में क्या होता है, अलग मेथड होता है इसका। वाटर में ये स्किन से एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज़ करता है, इसे कैटिनियस रेस्पिरेशन कहता है, ठीक है, मतलब जब वो लैंड पे है एंड इन वाटर, ठीक है, ऑन लैंड एंड वाटर, बट दो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। पानी में वो स्किन से रिस्पायर करता है, इसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। टू डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर एक्सटेंड टू द स्किन बाय डिफ्यूजन, ये ऐसा हो रहा होता है। बट लैंड पे बगल कैविटी का यूज़ करता है, स्किन का यूज़ करता है, लंग्स का यूज़ करता है, तीनों चीज़ों का यूज़ कर रहा होता है, जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहे होते हैं। द रेस्पिरेशन बाय द लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स के साथ जो रेस्पिरेशन होता है उसे कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। द लंग्स आर द पेयर्ड इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक। थोरैक्स के अपर पार्ट में तुम्हारे लंग्स होते हैं। एयर एंटर थ्रू द नोस्ट्रल्स ऑफ द बगल कैविटी एंड बगल कैविटी देन टू लंग्स, ठीक है, एयर का एंट बता रहे हैं, एयर एंटर थ्रू द नोस्ट्रल इनटू द बगल कैविटी एंड देन टू द लंग्स। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड द हाइबरनेशन, जब वो समर में जब सोने जाते हैं, ये क्या है, एस्टिवेशन कब है, समर में, हाइबरनेशन कब है, विंटर में। गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्किन। The vascular system of the frog is well developed and the closed type. Frog have a lymphatic system and the blood vascular system contains heart, blood vessel and the blood. Lymphatic system consists of lymph, इनके पास lymphatic system भी होता है, lymph होता है, lymph channels होते हैं, lymph nodes होते हैं। भाई क्या नहीं होता है इनके पास, हार्ट भी है प्यारा सा। हार्ट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर बॉडी कैविटी। 3 चेंबर का होता है, चलो कुछ तो भाई डिफरेंस छोड़ा, इनका 3 चेंबर ही हार्ट होता है, जिसमें से 2 एट्रिया होते हैं एंड 1 वेंट्रिकल होता है। क्या होता है, 2 एट्रिया होता है एंड 1 वेंट्रिकल होता है। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से पूरा हार्ट कवर रहता है एंड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं साइनस वेनस, ठीक है, जो ज्वाइन करता है राइट एट्रियम को। कुछ नहीं है, बस राइट एट्रियम में जाने से पहले साइनस वेनस से में सारा ब्लड आता है जो भी राइट एट्रियम में जा रहा होता है, डेट इज डीऑक्सीजनेटेड। ऊपर कहाँ पे होता है, साइनस वेनस में जा रहा होता है पहले। इट रिसीव द ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स, वेना कावा, वही वेना कावा से कहाँ जाएगा, साइनस वेनस, फिर जाएगा राइट एट्रियम। मैं अभी डायग्राम वगैरह बना के दिखाता बट कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना क्वेश्चन आते नहीं है, बट ठीक है याद रखो। पहले कहाँ जाता है, वेना कावा से, वेना कावा से कहाँ जाता है, साइनस वेनस कुछ नहीं है, हार्ट के बगल में, हार्ट के ऊपर पीछे एक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा जिसमें पहले जाता है ब्लड,
कि उसके बाद जाता है राइट एट्रियम में, बस डिऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। वेंट्रिकल्स ओपन इन द सैक लाइक कॉनस आर्टेरियस। अब जो वेंट्रिकल्स हैं फिर राइट एट्रियम से मतलब अल्टीमेटली वो वेंट्रिकल में ही चला जाता है, गंदा अच्छा दोनों। एंड वेंट्रिकल से फिर वो एक तो आर्टरी में चला जाता है, एक है ना बॉडी के लिए, और एक चला जाता है तुम्हारा साफ सफाई होने, मतलब हाँ आर्टरी के लिए पल्मोनरी आर्टरी, एंड एक चला जाता है तुम्हारा एओर्टा टाइप का स्ट्रक्चर होता है सिस्टमिक, मतलब कुछ नहीं, बस वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है, एक आधा ब्लड चला जाता है तुम्हारी बॉडी को, आधा ब्लड चला जाता है तुम्हारे लंग्स को, ठीक है। तो ये तुम्हारा राइट एंट्रियम के बाद वेंट्रिकल है, बस वही चीज़ लिखी हुई है। हाँ, तो वेंट्रिकल में मतलब जब वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है तो पहले तो ये कॉनस आर्टरियोसिस में जाता है, उसके बाद ये जाता है बॉडी में आधा एंड आधा लंग्स में, ठीक है। 50% बॉडी 50% लंग्स, मतलब पूरा वेंट्रिकल में मिक्स हो जाता है ना, क्योंकि 3 चैम्बर है, पता नहीं कैसा अजीब सा सिस्टम है। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज, एट्रियल सिस्टम, and the veins collect the blood from the different part of the body and from the, and from the venous system, and ठीक है। तो एट्रियल सिस्टम एंड वेनस सिस्टम वही आर्टरीज का सिस्टम और वेन्स का सिस्टम, फालतू की बात है। स्पेशल venous connection between the liver and the intestine as well as the kidney and the lower part of the body are present in frogs. The former is called hepatic portal system, जो लीवर के साथ है, हेपाटिक मतलब लीवर होता है ना, पोर्टल सिस्टम तुम्हें पता ही है अगर तुम मेरे वीडियोस देखते हो, and the later is called the renal portal system, the blood is composed of the plasma and the cells. The blood cells are RBCs and erythrocytes, और मतलब और erythrocytes, WBCs होते हैं white blood cells and leukocytes, ठीक है। अब मतलब वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स होते हैं, आरबीसीज जो होते हैं ना ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये ग्रीन मार्क्ड है, क्वेश्चन आ रखा है, इस पर ध्यान से देखना। आरबीसीज होते हैं न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब उनके पास न्यूक्लियस होता है, इंसानों के पास नहीं होता न्यूक्लियस। आरबीसी में इंसानों के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, इनके पास होता है, इसको अपने घुसा लो हर जगह, ठीक है। एंड कंटेन रेड कलर्ड पिगमेंट नेमली हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भी इनके पास है, क्या नहीं है। लिम्फ इज अब मेरे को इनसे आई फील वेरी मच छोटा आदमी, बिकॉज एक फ्रॉग के कंपेरिजन में मेरे में क्या भगवान ऐसा पाप क्यों किया मेरे साथ, खैर छोड़ो। द लिम्फ इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ ब्लड and it lacks few proteins and RBC. The blood carries nutrients, gases, water to the respective site during the circulation. The circulation of the blood is achieved by the pumping action of the muscular heart. क्या? Elimination of the nitrogenous waste is carried out by the well-developed excretory system. The excretory system consists of a pair of kidneys, ureters, cloaca, and urinary bladder. These are the compact, dark, red bean-like structures situated little posteriorly, थोड़ा सा पीछे में, of the body cavity and both sides of the ventral column. Each kidney is composed of the several structure and function units called uniferous tubules. कुछ uniferous tubules यानी कि वही तुम्हारे uriniferous tubules यानी कि तुम्हारे नेफ्रॉन्स का दूसरा नाम है, वो तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं किडनी पे। The two ureter emerge from the kidney in the male frog and the ureter act as a urogenitical duct which opens into the cloaca. ये तुम्हें याद रखना है, that is a urogenital डक्ट की तरह तुम्हारा काम कर रहे थे यूरेटर्स। इन फीमेल्स यूरेटर एंड द ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन क्लोका। अब ये देखो जैसा हम में होता है मेल्स में, ह्यूमन मेल्स, दैट योर यूरेथ्रा, वैसे तो यूरेटर अलग है ना, एंड टेस्टिस से जो डक्ट आता है वो अलग है, एंड में वो यूरेथ्रा में मिल जाता है। बट इसमें जो यूरेटर्स है एक्ट एज अ यूरियो जेनिटल, मतलब यूरेटर जो है तुम्हारे यूरिन के लिए भी है और जेनेटिकल यानी कि तुम्हारा मेल फ्रॉग में जो स्पर्म वगैरह है उसके भी फ्लो के लिए वही डक्ट यूज होता है, ठीक है। एंड वो तुम्हारा क्लोका से ओपन होता है, क्लोएका। एंड इन फीमेल्स यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली। फीमेल्स में जैसे अपनी ह्यूमन फीमेल्स में जैसे अलग डक्ट होता है यूरिन के लिए, अलग डक्ट होता है तुम्हारे यूट्रस के लिए, वैसे ही सिमिलरली इनमें भी अलग डक्ट होता है तुम्हारे ओविडक्ट है ना, ओविडक्ट अलग ओपन होता है, क्लोका अलग ओपन होता है, ठीक है। थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर भी होता है विच इज प्रेजेंट द वेंट्रल लूथर रेक्टम विच आल्सो ओपन्स इन द क्लोका। द फ्रॉग एक्सक्रीट्स यूरिया एंड दस कॉल्ड यूरिकोटैलिक कहते हैं इसको। एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरीड बाय द ब्लड इनटू द किडनी। एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है दैट आर कैरीड बाय ब्लड इनटू किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड, ठीक है।
वो तुम्हारा किडनी में कैरी हो रहा था एक्सक्रीटिव वेस्ट और कैरीड बाय द ब्लड के, तो वही यार इंसानों वाला है सब। कोई हद कर दी है, हद कर दी है मतलब से। द सिस्टम द सिस्टम फॉर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व्ड इन द फ्रॉग. It includes both neural system and the endocrine gland. The chemical coordination of the various organs and the body is achieved by the hormones, which is secreted by the endocrine glands. The prominent endocrine glands are found in the frog are pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, pineal, and pancreatic islets, adrenal, gonads. The nervous system is organized into central nervous system, that is brain and spinal cord. Peripheral nervous system में भी है, cranial and spinal nerves, and autonomic nervous system, sympathetic and parasympathetic. ठीक है. There are 10 pair of cranial nerves arising from the brain. The brain is enclosed in the body structure called brain box, it is cranium, and the brain is divided into forebrain, midbrain, hindbrain. forebrain includes the olfactory lobes, paired cerebral. यार कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं इसमें, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब पढ़ लो बस. forebrain includes olfactory lobes, paired cerebral hemisphere, and unpaired diencephalon. The midbrain जो होता है, it characterized with a pair of optic lobes. Hindbrain consists of cerebellum, medulla oblongata. मैं बताता लेकिन ज़रूरी नहीं है उतना. कहाँ क्वेश्चन आते हैं इससे, मतलब आते हैं बट नहीं आते यार, सिलेबस में तो इंक्लूडेड नहीं है, बट तब भी एक बार देख रहे हैं, हम इसे देख रहे हैं ऊपर ऊपर से. मेडुला ओब्लोंगाटा पास थ्रू द फोरामेन मैग्नम, गड्ढा जो होता है, तब इंसानों को पढ़ा है ना तुमने, तुमको ये भी आ जाएगा. ठीक है. मेडुला ओब्लोंगाटा कहाँ से पास होता है तुम्हारा, फोरामेन मैग्नम से, and constitute the spinal cord, and which is enclosed in a vertebral column. Frog has a different type of sense organ, namely organ to touch like sensory papilla. टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स होते हैं, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम होते हैं, विजन के लिए आईज होती हैं, एंड हेयरिंग के लिए तुम्हारे थिम्पैनम एंड इंटरनल ईयर्स होते हैं. फोरामेन मैग्नम तुमने देखा होगा, स्कल जो होता है, अपनी खोपड़ी जो होती है, पीछे से एक गड्ढा होता है जहाँ पे दो ऐसे ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स लगे होते हैं जिससे तुम्हारा स्पाइनल कनेक्टेड होता है ना. यहाँ पे तुम्हारा जॉ बोन वगैरह होता है. तो ये जो गड्ढा होता है जिसमें तुम्हारा स्पाइनल ब्रेन स्टेम जिसमें अंदर जाता है तुम्हारे स्कल में, वही होता है फोरामेन मैग्नम. फोरामेन मतलब होता है कुछ बड़ा सा, मैग्नम मतलब होता है, मतलब मैग्नम होता है बड़ा सा, एंड फोरामेन मतलब होता है एक बड़ा होल. ठीक है, इसलिए इसका नाम इसके काम जैसा है. Out of these, eyes and internal ears are well organized structure, and the rest of the cellular aggregations around the nerve endings. Eyes in the frog are pair of the spherical structure situated in the orbit of skull. They are the simple eye possessing only one unit. External ear is absent in the frog. Only tympanum can be seen externally. External ear नहीं होता है, tympanum दिखता है. The ear in the organ of hearing as well as balancing. यहाँ पे भी balancing का काम कर रहे होते हैं. कैसे ear balancing का काम करता है, लास्ट चैप्टर में है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के. ब्रॉन frog have well organized male and female reproductive system. Male reproductive system consists of pair of yellowish ovoid testes and which are found adhered to the upper part of the kidneys. ठीक है, या यहाँ पे 7.21 फिगर की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये रहा. हाँ, तो ये तुम्हारे किडनी से ऐसे चिपके हुए हैं, एडहेयर मतलब चिपके हुए हैं. यहाँ पे फैट बॉडीज दिख रही हैं, ये थ्रेड लाइक है ना. ये तुम्हारे टेस्टिस हैं गोले से, एंड ये तुम्हारे एड्रिनल ग्लैंड है. दिस वन इज योर किडनी. ठीक है, मतलब उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड भी रखा हुआ है, एंड ये पूरा सब जुड़ा हुआ है, एक दूसरे में घुसा हुआ है. ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया फाउंड एडहेयर्ड टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनीज by the double fold of peritoneum called mesorchium. Vasa efferenti are 10 to 12 number that arises from the testis and they enter the kidney on their side. जैसे कि इनका यूरेटर ही वही काम कर रहा है जो मेल जेनिटल का भी काम कर रहा है, तो सब एक ही में सब सेट कर दिया है ना. थोड़ा सा डिफरेंट लाए हैं ये वैरायटी, एक ही में देखो सब कुछ सेट कर दिया है ना. एंड क्लॉक चला जा रहा है उसके अंदर, क्लोएका के अंदर, जो कि तुम्हारा आ रहा है वहाँ से अपना डाइजेस्टन वगैरह से. यूरिनरी ब्लैडर भी उसी में खुल रहा है, सब एक ही में खुल रहा है. बट यहाँ फीमेल में देखो, फीमेल देखो अलग से आ रहा है स्ट्रक्चर पूरा, है ना. डाइजेशन का अलग से आ रहा है. यूरिनरी ब्लैडर का तो ठीक है, उसी में कनेक्ट कर दिया, बट मतलब ये भी फाइनली वैसे यूरेटर का बस ये है कि ओवरी का जो है तुम्हारा वो अलग से कर दिया है ना, ओविडक्ट अलग से निकाल दिया. ओविडक्ट से जो तुम्हारा आ रहा है वो तुम्हारा यूरेटर से कोई उसका लेना देना नहीं है. फाइनली आके क्लोएका में तो खुल ही रहा है. ठीक है, क्लोएका. सो ओपन इनटू द बिडर्स कैनाल. Finally, it communicates with the urogenital duct that come out of the kidneys and opens the cloaca.
द क्लोका इज अ स्मॉल मीडियन चेम्बर दैट इज यूज टू पास फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म टू द एक्सटीरियर। तो इन तीनों चीज़ों को बाहर फेंकने का काम करता है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें कुछ आपको ओवरीज मिल जाएंगी। ओवरीज सिचुएटेड नियर द किडनी एंड देयर नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनीज, कोई ऐसा फंक्शनल कनेक्शन नहीं है। द पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द ओवरीज ओपन्स इनटू द क्लोका सेपरेटली, अलग से, वही जो समझाया मैंने। द मेच्योर फीमेल कैन ले 2500 से 3000 ओवा एक बार में। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, पानी में हो रहा होता है, और कहाँ ही होगा। डेवलपमेंट इन्वॉल्व लार्वल स्टेज, हिचकी के बारे में मुझे लार्वल स्टेज होते हैं, टैडपोल एक बनता है। टैडपोल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, पता ही होगा, अडल्ट बनने के लिए। ठीक है, चलो अच्छा हुआ चैप्टर एंड होने वाला है, तो हिचकी आ रही है, बीच में आ रही होती है, वीडियो पॉज करना पड़ता। फिर एडिट वगैरह में बहुत टाइम जाता है। फ्रॉग्स आर द बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। ठीक है, फ्रॉग मेंटेन्स द ecological balance because they serve as the important link of the food chain and the food web in the ecosystem. मुझे इतनी बात हिचकी आ रही है, मुझे हंसी आ रही है। In some countries the muscular leg of frog is used as food by man. बहुत ही जालिम लोग हैं यार, कुछ भी खा जाते हैं। चमगादड़ खाए, उसकी सज़ा अभी तक झेल रहे हैं हम लोग, कोई रोको इनको। तो ऐसे के साथ चैप्टर खत्म हो गया यार। एक हर चैप्टर पे एक समरी वीडियो होना चाहिए ना, अच्छा आइडिया आया। इसको मैं सोचूंगा कभी ज़िंदगी में टाइम मिला तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल को एक्सप्लोर करो और मज़े करो।